इस रेड लिटमस पेपर को जैसे मैंने क्या किया, मैंने एसिड के अंदर ऐड किया तो देखिए इसके जो कलर में चेंज हुआ, कोई कलर में चेंज नहीं हुआ। अगर आप देखें तो वो ऐसा रहा है, कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब जरा इसी चीज़ को हम लोग बेस के अंदर भी डाल के देखते हैं। जैसे हम लोगों ने ऐड किया तो बेस के अंदर जरा चेक करें क्या हुआ। जो लिटमस सॉल्यूशन है यहाँ पे चेक करें, इसका कलर जो है वो ब्लू होता जा रहा है। और पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखिए। अब इसके पीछे आई थिंक एक्टिविटी से तो काफी कुछ क्लैरिफाई हो ही गया है। अब इसको जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हुआ। बट बिफोर दैट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। अब कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। देखिए एक्चुअल में मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने एक लिटमस सॉल्यूशन को यूज किया। मैंने दो लिक्विड्स के अंदर लिटमस सॉल्यूशंस को ऐड किया है। तो जैसे मैंने दोनों के अंदर लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया, अगर आप ध्यान दें दोनों में लिटमस सॉल्यूशन मैंने एक ही कलर में डाला था। लिटमस सॉल्यूशन मेरा क्या था, रेड ही कलर का था। जैसे मैंने लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया, ऑटोमेटिकली जो कलर था एक सॉल्यूशन के अंदर जो कलर है वो हो गया ब्लू। अगर आप देखें तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में जो कलर था वो हुआ ब्लू, लेकिन सेकंड वाले केस में जो कलर था वो ऐसा ही रहा, रेड ही रहा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो इससे ये पता लगा कि ये ब्लू हुआ। तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर मैंने जो सब्सटेंस रखा था, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो मैंने रखा था वो आपका क्या था, बेस। क्या था, बेस। तो ये, और जबकि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो मैंने रखा था वो क्या था, एसिड। वो क्या था, एसिड। आई होप इससे चीज से क्लैरिफाई हो गया। यानी लिटमस जो है उसने मुझे ये बता दिया कि एक सब्सटेंस है बेस, एक सब्सटेंस है एसिड, लेकिन क्या तो ये एसिड है और क्या ये बेस है। अब इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए एसिड जो वर्ड है, सबसे पहले एक लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है जिसका जो कंप्लीट वर्ड था एसिडस। जो कंप्लीट वर्ड क्या था, एसिडस। अब पॉइंट ये, एसिडस का मीनिंग क्या था। एसिडस का मतलब होता था वो सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट हो, जिनका टेस्ट क्या हो, सोर हो, खट्टा हो। तो वहां से इस टर्म को, एसिड को निकाला गया लैटिन लैंग्वेज से, सोर इन टेस्ट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अनराइप्ड फ्रूट जितने होते हैं ज्यादातर या कच्चे फ्रूट जो जिसमें ग्रीन कलर होता है, जैसे अनराइप्ड मैंगो या अनराइप्ड ग्रेप्स हो गए, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, खट्टे होते हैं। टमाटर ले लो यार, टोमेटो, इट कंटेन एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और उसका टेस्ट भी क्या होता है, खट्टा ही होता है। वहीं पे बात करते हैं बेस की। बेस क्या सब्सटेंस है, बेस वो सब्सटेंस हैं जो जनरली किस टेस्ट के होते हैं, बिटर टेस्ट के हैं, विच आर बिटर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट क्या है, बिटर है, कड़वा टेस्ट है। जैसे कई बार देखा होगा सौंफ मुंह में चली जाती है, थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है, थोड़ा बहुत जैसे माउथ में चलेगी नहाते वक्त या कुछ ऐसा हो गया तो सौंफ, उसका टेस्ट बिटर होता है। ग्रास जो होती है, कभी भी खा के देखना, वैसे तो कौन ही खाता है लेकिन फिर भी जरा हमारा सा खा के देख लेना, ग्रास जो होगा उसका टेस्ट आपको कैसा आएगा, बिटर आएगा वहां पे। तो दे आर बिटर इन टेस्ट। क्या नेचर, क्या टेस्ट आ रहा है इनका, बिटर टेस्ट आने लग रहा है। अब तो ये भी पता लग गया बेस कैसे हैं, ये भी पता लग गया एसिड के। चलिए थोड़ा और इनके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इसी लिटमस सॉल्यूशन से देखते हैं कि इसने कलर तो चेंज किया, लेकिन किया क्यों, कोई तो कारण होगा कि लिटमस जो है वो अपना कलर चेंज कर रहा है। व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड इट। देखिए यार रीजन क्या होता है उसको पहले देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या चीज है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो मुझे ये बता रहा है कि कोई जो सब्सटेंस मेरे पास है, जो सॉल्यूशन मेरे पास है, वो एसिडिक नेचर का है या उसका नेचर बेसिक है। और इस चीज का मुझे कैसे पता लगेगा। अभी जो एक्टिविटी हम लोगों ने की थी, मैंने लिटमस की एक ड्रॉप डाल के देखी, एक में एक कलर चेंज आया, दूसरे में दूसरा आया, तो इससे मुझे क्या पता लगा, वो उसका जो नेचर है वो क्या, हम लोग क्या बोलेंगे कि ना तो एसिडिक है ना वो बेसिक है। जो हमने ऐड किया वो क्या है, एक्चुअल में एक इंडिकेटर है। क्या चीज है वो, एक्चुअल में इंडिकेटर, जिसने हमें ये आइडेंटिफाई करके बताया कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या फिर सब्सटेंस क्या है, बेसिक नेचर का है। तो अब जो इंडिकेटर्स है, टर्म इंडिकेटर, दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। नंबर वन, फर्स्ट आ गया मेरे पास में नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड मेरे पास क्या आ गया, सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब मैन मेड इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल आ गया टर्मरिक, जैसे एग्जांपल क्या आ गया, टर्मरिक।
अब जरा देखिए ये एक्टिविटी इंडिकेटर की टर्मरिक। आज इसको टेस्ट करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर। मैंने हल्दी का एक सॉल्यूशन रेडी कर लिया। मान लीजिए मैंने हल्दी को पानी के अंदर घोल लिया और मेरे पास ये एक सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब इस हल्दी के पेस्ट के अंदर जरा एसिड बेस और सॉल्ट तीनों को डाल के देखते हैं कि क्या होता है। कि हम बेस ऐड करके देखते हैं कि क्या हल्दी का होने वाला क्या है, कि क्या वो नेचुरल इंडिकेटर। ये देखिए कलर, ओ भाई क्या चेंज कलर हमें आया। सो दैट मीन्स इसका मतलब है बेस के साथ हल्दी ने बहुत डार्क ब्राउन कलर दे दिया अपना। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। सेकंड में एक एसिडिक सॉल्यूशन डाल के देखते हैं हम लोग कि क्या रहता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी एसिड के साथ टर्मरिक अपना कलर चेंज नहीं देता, लेकिन बेस के साथ अपना कलर चेंज करता है। लेकिन तब क्या हो अगर एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। चलिए देखते हैं कि क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ इसका। लेट्स चेक कि क्या होगा। ये हल्दी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर भी अपना कलर चेंज अभी तक तो नहीं किया। देखते हैं आगे क्या रहता है, क्या आगे चेंज करेगी। लेट्स सी। मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूँ। देखते हैं हल्दी कब तक रोकती है अपने आप को कलर चेंज से। जनरली तो हमने यही पढ़ा है कि कलर चेंज नहीं करती है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है जब मैं इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को ऐड करने लग रहा हूँ। तो चेक करें कलर का डिफरेंस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ। ओ माय गॉड, यानी जो बुक्स में लिखा जाता है कि कौन एसिड के साथ हल्दी कलर चेंज नहीं करती, तो डिफरेंस आपके सामने देखिए। डाइल्यूट के साथ उसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ उसका कलर चेक करें कुछ तो आया। क्या हुआ यहाँ पे? एक्चुअली कलर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हल्दी को ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ने जलाना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से वहां पे कलर चेंज आ रहा है। तो जो बुक्स में लिखा है वो बिल्कुल सही है के साथ। अब अगर आपने देखा हो इस एक्टिविटी के अंदर टर्मरिक के सॉल्यूशन में जैसे ही मैंने सौंफ ऐड किया उसका कलर अगर आप देखें तो कलर रेड हुआ। तो इससे क्या पता लगा? टर्मरिक जो है वो सिर्फ बेस के साथ कलर चेंज कर रहा है। अगर आप देखिए मैंने जब एसिड में ऐड किया तो कोई भी कलर का चेंज नहीं आया, तो कोई भी कलर का चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है कभी कई बार देखा होगा जब आप बेड के ऊपर खा रहे हैं चपाती वगैरह कुछ सब्जी वगैरह अगर गिर जाए तो फिर मम्मा का गुस्सा देखने वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जैसे जैसे उसको सॉफ्ट के साथ वॉशिंग देती हैं वैसे वैसे उसका कलर क्या होता जाता है और ज्यादा इंटेंस होता चला जाता है। पहले रेड रेडिश ब्राउन होता चला जाएगा और जितना वो ब्राउन होगा उतना मम्मा भी गुस्से में लाल होती चली जाती है। इसी वजह से क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ती है वहां पे। यहीं पे नेक्स्ट इंडिकेटर जो हमारे पास आ गया, नेक्स्ट आ गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। द नेक्स्ट वन इज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है मतलब नाम से पता लग रहा है ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन। इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें आगे अब देखिए इनको मैंने बांध के वो इनको ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रख देते हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा कल बाद में एक्टिविटी के अंदर। अच्छा ये बताइए स्मेल करके इसमें से कैसी आ रही है आपको? इसमें से गंदी स्मेल आ रही है। और इसमें से? इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही। इसमें कोई स्मेल नहीं है। तो देखिए व्यूअर्स अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस वाले कपड़े को हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ था? बेस के अंदर। और इस वाले कपड़े को कहाँ रखा हुआ था? एसिड के अंदर। तो इसमें से इनको कोई स्मेल नहीं आई और जबकि इसमें से इनको काफी गंदी स्मेल आई। तो हेंस प्रूव्ड कि जो ऑनियन है बिल्कुल एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। देखिए गाइस मेरे पास यहाँ पे दो कंटेनर है। एक कंटेनर में मैंने डाइल्यूट HCl रखा है और दूसरे कंटेनर में मैंने रखा है NaOH। अब क्या है कि यहाँ पे मैं दोनों के ऊपर वेनिला एसेंस की एक एक ड्रॉप ऐड करता हूँ। ये वेनिला है, ये देखिए वेनिला एसेंस। मैंने वेनिला की एक एक ड्रॉप ऐड की है, ठीक है, दोनों के ऊपर। अब हम क्या करेंगे आगे एक्टिविटी के लिए, आगे हम किसी और को बुलाएंगे जिनका साइंस बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। अब देखते हैं कि वो क्या हमें रिपोर्ट देते हैं एक्चुअल में कि ए के ऊपर और बी के ऊपर क्या होता है। मैंने क्या किया बी के ऊपर, अब आप देखिए, आइए यहाँ पे जरा चेक करो क्या आपको, चलिए बताइए आप किसमें से स्मेल आ रही है और किसमें से स्मेल नहीं आ रही है। इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही। जरा ये में भी बताएं इसमें से आ रही है। किस वाले में से? आप फिंगर लगा के बताएं। ए।
ठीक है, अब देखिए गाइस ऐसा क्यों हुआ, बी के अंदर हमने रखा था बेस, जहां पे क्या डाला हमने वेनिला एसेंस, तो वेनिला एसेंस के साथ बेस रिएक्ट करके उसकी फ्रेग्रेंस चली गई, लेकिन जैसे ही एसिड हम लोगों ने डाला वेनिला एसेंस के ऊपर तो वेनिला एसेंस की स्मेल कहीं नहीं गई। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, वेनिला क्या है, एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब अगर आप देखें तो मुझे यहां पे अनियन की कोई भी स्मेल नहीं आई, नो स्मेल, क्योंकि मैं कब नहीं आई मुझे स्मेल, क्योंकि मैंने अपने कपड़े में बेस रखा हुआ था, वहां पे बेस के सॉल्यूशन में मैंने उसको डिप करके बाहर निकाला तो अनियन की स्मेल ही नहीं आई वहां पे। लेकिन जब मैंने इसी चीज को एसिड वाले सॉल्यूशन में रखा तो मुझे स्मेल एसएच आ रही थी, बड़ी गंदे वाली अनियन की जो स्मेल आती है वही एसएच ही आने लग रही थी वहां पे। तो अब मुझे सूंघ के पता लग रहा है कि ये एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है, इसीलिए मैं इसको नाम क्या दिया, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये सीबीएसई में भी आ चुका है क्वेश्चन कि इफ अ पर्सन इज ब्लाइंड then which type of indicator we can use, it is olfactory indicator, क्योंकि blind person देख नहीं सकता कलर चेंज को, लेकिन olfactory indicator से olfaction से उसको सूंघ जरूर सकता है। वहीं पे नेक्स्ट इंडिकेटर जरा देखिए, olfactory indicator में मेरे पास आ गया वेनिला, या बिल्कुल वेनिला एसेंस जो आप खाते कभी ध्यान दिया हो, तो वेनिला जो टेस्ट होता है, सॉरी जो फ्रेग्रेंस है वो बेस के अंदर नहीं आती। अगर आप कभी भी देखना जो वेनिला की फ्रेग्रेंस है किसी अगर बेस के, जैसे अभी ये एसिड वाला अनियन वाला टेस्ट किया है हमने, तो बेस के अंदर अगर मैं वेनिला का भी एक्सट्रैक्ट रखूं तो नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगी वेनिला की, जो इतनी अच्छी अच्छी हमें फ्रेग्रेंस आती है वेनिला की, कुछ नहीं आएगा वहां पे। लेकिन अगर मैं इसी चीज को एसिड के अंदर रखूं तो फ्रेग्रेंस एसिड रखेगी, जो स्मेल है वो हमें आती रहेगी, वहां पे फ्रेग्रेंस उसकी आती रहेगी, किसके अंदर, एसिड के अंदर, कोई चेंज नहीं आएगा। Same is the third indicator is the clove oil. थर्ड इंडिकेटर इज द क्लोव ऑयल, उसी तरह से क्लोव ऑयल भी काम कर रहा है। अगर मैं क्लोव ऑयल को बेस वाले सब्सटेंस में रखते हैं तो ऑब्वियसली उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी क्लोव की। लेकिन अगर मैंने उसको एसिड में रखा तो स्मेल एसएच आएगी उसके अंदर से, यानी जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो बनी रहेगी, फ्रेग्रेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब अगर आप देखें तो ये सारी चीजें मैंने कहां से एक्सट्रैक्ट किया, ऑब्वियसली नेचर से। ऑब्वियसली मैंने ये सारी चीजें कहां से एक्सट्रैक्ट की हैं, नेचर से। अब अगर नेचर से मैंने इन सबको एक्सट्रैक्ट किया तो मैं इनको क्या नाम दूंगा, नेचुरल इंडिकेटर। विल नेम देम एज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास में नेचुरल इंडिकेटर में, एक और हम लोग देखते हैं, वो आ गया रेड कैबेज जूस का। द नेक्स्ट पार्ट इज द रेड कैबेज जूस या फिर एक्सट्रैक्ट, आप कोई भी बोल सकते हो। तो रेड कैबेज जूस जो होता है वो अगर मैं उसको एसिड में डाल रहा हूं, अगर मैंने उसे एसिड में डाला तो नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, कलर के अंदर बेटा कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसको बेस के अंदर ऐड करने लग रहा हूं, किसको, रेड कैबेज जूस को, तो बेस में ऐड करते ही उसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो अगेन रेड कैबेज भी ऑब्वियसली नेचर से ही हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है, तो विल कंसीडर इट अंडर द नेचुरल इंडिकेटर। हम इसे कहां कंसीडर करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर के अंदर। चलिए अब बात करते हैं आगे फिर सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जिनको हम लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करने लग रहे हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या नाम देंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर हमारे पास में सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो आ गया वो किसका, फिनोल्फ्थलीन का, फिनोल्फ्थलीन। तो जो फिनोल्फ्थलीन है, अगर आप ध्यान दें, फिनोल्फ्थलीन है एसिड के अंदर, जैसे आप फिनोल्फ्थलीन को ऐड करेंगे नो चेंज इन कलर। फिनोल्फ्थलीन अगर खुद देखें आप, अभी चलिए एक्टिविटी देखते हैं इसकी भी। फिनोल्फ्थलीन देखिए, अब मैं यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक में मैंने बेस ऐड कर लिया NaOH और दूसरे वाले के अंदर मैंने एसिड ऐड कर लिया डाइल्यूट HCl। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे मैंने डाइल्यूट HCl इसके अंदर ऐड किया और इसमें NaOH, लेट्स सी के फिनोल्फ्थलीन के साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इसके अंदर फिनोल्फ्थलीन ऐड किया तो लेट्स सी व्हाट हैपन। देखिए वहां पे जैसे ही एसिड के अंदर फिनोल्फ्थलीन गया तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लुक एट द कलर ऑफ बेस। अगर आप देखें तो बेस के कलर में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इट इज इंटेंस पिंक कलर,
सो दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड कि फिनोल्फथलीन बेस के साथ क्या करता है, पिंक कलर देगा। yes, बिल्कुल। अब आप शायद देख के अब शायद बेटर समझ गए होंगे कि फिनोल्फथलीन अपना कलर नहीं चेंज कर रहा है एसिड के अंदर। लेकिन अगर आपने अभी इस एक्टिविटी में देखा तो जैसे मैंने उसको बेस के अंदर ऐड किया तो फिनोल्फथलीन ने जो अपना कलर था, अगर आप देखें तो इंटेंस पिंक कलर कर लिया वहां पे फिनोल्फथलीन ने। अब ऐसा करने के पीछे क्या रीजन था? क्योंकि हमने यहां से बेस को डिटेक्ट किया और इसके यहां से एसिड को डिटेक्ट किया। अब अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो देखिए सेकंड पार्ट कौन सा आ गया इंडिकेटर में, इट इज योर मिथाइल ऑरेंज। चलिए इसकी भी एक्टिविटी देखते हैं मिथाइल ऑरेंज की, चेक करें। मैं क्या करता हूँ कि फिर से यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में NaOH डाल लेते हैं हम लोग, एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब में वो ऐड dilute HCl। अब देखिए जैसे ही मैं दोनों के अंदर मिथाइल ऑरेंज को ऐड करता हूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपन। अब देखिए जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, ये देखिए कलर जो आ रहा है येलो। सो दैट प्रूव्स कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, बेस, और जिसमें पिंक कलर आया इसमें क्या था आपका, एसिड। आई थिंक इट इज क्लियर। यस, अब अगर आपको समझ आया तो इसकी एक्सप्लेनेशन के पीछे कारण क्या है कि जब एक लिक्विड में मैंने ऐड किया और वो लिक्विड ए जो मैंने रखा था टेस्ट ट्यूब में, वो क्या था आपका, एसिड था। क्या चीज थी वो, एसिड था। और एसिड होने की वजह से जो उसका कलर हुआ मिथाइल ऑरेंज का, वो कैसा हो गया, रेड। किस कलर का हुआ, रेड। अगर आपने देखी हो एक्टिविटी ध्यान से तो यही कारण था रेड कलर का। लेकिन जैसे मैंने इसको बेस के अंदर ऐड किया, अगर आप ध्यान दें तो बेस के अंदर ऐड करते ही कलर क्या हो गया वहां पे, येलो। कलर क्या आया वहां पे, येलो। अब येलो कलर क्यों आया, क्योंकि भाई उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने बेस रखा हुआ था। लेकिन आप ध्यान दें तो फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज को हम लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। चलिए अब चलते हैं एक और पार्ट के ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक और टाइप के इंडिकेटर की, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो यूनिवर्स में मतलब यूनिवर्स तो नहीं कह सकते लेकिन अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। देखिए किस काम में यहां काम आता है। देखिए है क्या चीज, ये मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। सेवरल इंडिकेटर का मतलब इसमें फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू, थाइमोल रेड, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे डाइस का हम लोग मिक्सचर बनाते हैं। और इस मिक्सचर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस मिक्सचर को नाम दिया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका स्केल। इसका स्केल। चलिए मैं एक एक्टिविटी से आपको बताता हूं, जरा ये एक्टिविटी चाहिए। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की टेस्टिंग में पहले एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने NaOH को फिल कर लिया। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाइल्यूट HCl को ऐड कर लेते हैं। थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग ऐड कर लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 को। एंड फोर्थ टेस्ट ट्यूब में हम लोग ऐड कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। एंड लेट्स सी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या क्या चेंजेस हमें दे पाते हैं। देखिए ध्यान से, अब मेरे पास 4 कंटेनर आ गए। अब जैसे मैंने इन दोनों के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड ऑन किया, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इनके अंदर एक एक यूनिवर्सल की इंडिकेटर की स्ट्रिप को ऐड ऑन कर देते हैं। बेटर तो ये भी हम लोग वहाँ पे ड्रॉप से भी चेक कर सकते हैं इनको कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बेटर क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी हम लोग को दिखाई देगी। देखिए अब ध्यान से, यानी यहाँ से कलर का डिफरेंस देखिए आप चारों के अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोजर लुक करा दूँ यहाँ पे तो देखिए ध्यान से, हर स्ट्रिप का जो कलर है इट इज़ क्लियरली विजिबल टू एवरीवन। तो यानी इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे जो NaOH है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है रेदर देन दैट ऑफ द CaO। लेकिन यहाँ दोनों अगर हम काउंट करें तो दोनों नियरली, क्योंकि दोनों ही डाइल्यूटेड फॉर्म में है और दोनों यहाँ पे पिंकिश कलर देने लग रहे हैं। सो हैंस प्रूफ दोनों की स्ट्रेंथ जो है फिलहाल के टाइम पे इक्वल है।
देखिए स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक और मेथड है कि हम हर स्ट्रिप के ऊपर एक एक ड्रॉप को ऐड करके देखें कि क्या नेचर उसका आने लग रहा है। चलिए जी, यहाँ एक ड्रॉप ऐड हो गया, देन फ्रॉम दिस वन यहाँ भी एक ड्रॉप, देन फ्रॉम दिस वन ड्रॉप एंड देन लास्ट वन ड्रॉप। अब आप खुद देखिए यहाँ पे जो कलर चेंजेस आए हैं उनको चेक करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए वही कलर चेंज ऐसे जो ऊपर प्रोड्यूस हुआ। दिस इज अनदर मेथड टू टेस्ट, और ये ज्यादा बेटर है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट देखते हैं। अगर मैं एसिड के अंदर बेस ऐड कर रहा हूँ, इज देयर एनी कलर चेंज? तो देखते हैं कुछ चेंज हुआ नहीं, यानी एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू द बेस। लेकिन ये देखिए यहाँ पे इसके कलर को भी इसने चेंज कर दिया। चलिए H2SO4 को CaO में डाल के देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में, विल देयर एनी कलर चेंज? यस, ये देखिए। तो यानी एसिड यहाँ पे बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एसिड की स्ट्रेंथ अभी भी बहुत हायर है बेसिस से। अब देखिए ये जो कलर चेंज आए हैं, इन कलर चेंज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ वेरियस कलर्स शो हो रखे हैं। जैसे बहुत ज्यादा इंटेंस है तो 1 है, अब ये फिलहाल 3 के आसपास है अगर ये कलर है। फिर 5 पे ग्रीन, थोड़ा और डार्क, सॉरी 5 पे हल्का येलोइश ग्रीन, 6 पे भी ऐसे, 7 पे ग्रीन हो गया, 8 में 9 में देखो ब्लू कलर आ रहा है, 14 पे जाके बिल्कुल वॉयलेट होने लग रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? यानी ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें पीएच के बारे में एग्जैक्टली बताते हैं कि कितनी पीएच वहां पे आने लग रही है। आई होप क्लियर हो गया आपको इस चीज को, काफी चीज है। अब देखिए इस एक्टिविटी से एक चीज आप लोगों को क्लैरिफाई हो गई होगी कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये अपने डिफरेंट कलर दे रहा है। ये अपने क्या कर रहा है? डिफरेंट कलर्स दे रहा है, डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस के साथ में। अब पॉइंट ये है ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन है पीएच। इसके पीछे का जो रीजन है सबसे बड़ा वो है पीएच। पीएच को तो चलिए अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन फिलहाल के टाइम पे ये जो स्केल मैं आपको दिखा रहा हूं जरा देखिए, ये जो स्केल है, इस स्केल को अगर आप देखिए तो इस पे डिफरेंट कलर पैचेस बने हुए हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो स्केल के ऊपर डिफरेंट, यहां पे बिल्कुल ब्राइट ग्रीन रेड था, बिल्कुल ब्राइट से रेड कलर बना हुआ है यहां पे अगर आप ध्यान दें। हियर इज द रेड कलर, जबकि अगर लास्ट में अगर आप ध्यान दें तो वहां पे क्या रहा है? डार्क ब्लू कलर आ रहे हैं। यहां पे क्या रहा है? डार्क ब्लू कलर है। अब पॉइंट ये है, ऑलमोस्ट डार्क ब्लू को भी आप वॉयलेट कलर भी बोल सकते हो, इतना ज्यादा डार्क दिखाई दे रही है। तो पॉइंट ये है कि एक्चुअल में बताने की कोशिश क्या कर रहा है, ये कलर्स के साथ हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कितना खतरनाक, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? पीएच के ऊपर। और ये पीएच स्केल देखिए, एक स्केल पे 0 लिखा है और दूसरे पे क्या लिखा है? 14। अब पॉइंट क्या है, एक पे 0 है, दूसरे पे 14 है। अब क्यों 0 और क्यों 14 है? यहां 14 है पीएच और यहां पीएच है 0। ये चीज डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई आपको। यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी ये पीएच। अभी दोबारा से हम इस पीएच टॉपिक पे चलेंगे तो देखते हैं, लेकिन पीएच से पहले हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। इन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। क्या सब्सटेंस है? अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एसिड जो होता है लैटिन वर्ड एसिडस से आया, जिसका मतलब होता है सोर इन टेस्ट। यानी जो सब्सटेंसेस क्या होंगे? सोर टेस्ट के होंगे, सोर इन टेस्ट। आप उन्हें क्या नाम देंगे? एसिड्स। दे आर कॉल्ड एज एसिड। लेकिन यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जो एसिड्स होते हैं, सबसे खास बात क्या है कि वो ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं। ब्लू लिटमस गेट चेंज टू रेड। जो रेड के अंदर यानी ब्लू कलर का जो लिटमस है उसको उन्होंने क्या कर दिया? रेड में चेंज कर दिया। और अगर हम पीएच स्केल की बात भी करें तो पीएच स्केल में भी खास बात क्या है कि येलो से लेके, येलो तो नहीं बोल सकते आप, पिंक से बोल सकते हैं आप एग्जैक्टली, कि पिंक से लेके रेड तक का पूरा कलर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर आने लग रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर आने लग रहा है, ये पूरा का पूरा किसका पार्ट होता है? एसिड का। ये पूरा का पूरा किसका पार्ट है? एसिड का। एसिड सोर इन टेस्ट है, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है, पिंक से रेड कलर तक का यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाने लग रहा है। यहाँ पे
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर जानने की जरूरत है कि जो एसिड्स होते हैं वो जनरली टू टाइप के हैं। नंबर वन, फर्स्ट हमारे पास में आ गया मिनरल एसिड, नंबर वन इज द मिनरल एसिड, एंड सेकंड में जो मेरे पास में आ गया, सेकंड में आया मिनरल एसिड से, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। सो वन इज द मिनरल एसिड, सेकंड इज द ऑर्गेनिक एसिड। देखिए मिनरल एसिड जो वो होते हैं, दे आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, दे आर मेनली obtained from minerals, obtained from minerals, यानी वो एसिड जो मिनरल से मिल जाए। अब यहाँ मिनरल से क्या मतलब है, कहीं पर रॉक से मिल जाए, अर्थ के अंदर मिल जाए, कुछ भी इस तरह से, या हम लोग इनको खुद अपने आप लेबोरेटरी के अंदर भी प्रिपेयर करने लगे हैं, अर्थ के अंदर मिल जाए, तो दे आर कॉल्ड एज द मिनरल एसिड्स। एग्जाम्पल काफी जैसे एग्जाम्पल के आगे हमारे पास में HCl आ गया, जैसे एग्जाम्पल के आगे हमारे पास में HNO3 आ गया, हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया H2SO4 which is also called as the king of chemical। तो ये सारे के सारे क्या है, मिनरल एसिड, बिकॉज दे मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, क्योंकि हम लोग इनको मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं। जितने भी हैं नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग पार्ट है, लेकिन जितना भी लिविंग पार्ट से हम लोग चीजें निकालते हैं, जैसे प्लांट से, यानी जो एसिड आपने कहां से निकाला, प्लांट से निकालिए, या जितना भी एसिड आपने कहां से निकाले, एनिमल से निकाला, दे ऑल कम्स अंडर ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में आ गया विनेगर, विनेगर जो हम लोग यूज करते हैं घर के अंदर, सिरका जिसको हम लोग बोलते हैं वो, या विनेगर का मेन नेम जो है वो भी ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इथेनोइक एसिड, हम लोग इसको इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब और भी है, ऐसी बात नहीं है, जैसे प्लांट से और भी निकल के आता है, फॉर्मिक एसिड आ जाता है, फॉर्मिक एसिड, जिसको आप सेकंड नेम बाय मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हो, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो ये जो है दे आर द ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड बिकॉज दे ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्सेस, क्योंकि इनको हम लोगों ने लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन किया, तो वी कॉल्ड इट एज अ ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि ये तो पता लग गया ऑर्गेनिक है, ये भी पता लग गया कि मिनरल है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई हमारे पास में कि जब हम लोग इनसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की कोशिश करते हैं, किसी के भी अंदर से, चाहे आप इनमें से किसी से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, या मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की कोशिश करें, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जब मैंने सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप ऐड की थी, सिंगल ड्रॉप इन वाटर, वाटर वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन मैंने जो यूज किया था वो था डिस्टिल्ड वाटर, तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को उसने कंडक्ट करना नहीं था वहां से किसी भी हाल में, लेकिन मैंने एक ड्रॉप एक एसिड का ऐड कर दिया, और अगर आप देखें तो वहां जो स्टार्टर है जो यूज किया, डिटेक्टर है कि वहां पे करंट है या नहीं है, अगर आप देखें तो उसमें रेड लाइट वहां पे जल गई है, रेड लाइट ब्लिंक हो गई उसी टाइम पे। रेड लाइट ब्लिंक होने का क्या मीनिंग है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है वहां से इस एक्टिविटी के अंदर, अगर आप देखें तो। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। अब मूव करते हैं इसकी थोड़ा केमिकल रिएक्शंस की तरफ, एसिड्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अब आगे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, एसिड्स की और भी क्लासिफिकेशन है हमारे पास, और भी क्लासिफिकेशन। देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो आई होप आप लोग को क्लैरिफाई हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले आ गया था ऑर्गेनिक, अगर ध्यान दिया हो, अभी जो कंसेप्ट क्लैरिफाई किया था ऑर्गेनिक। सेकंड कौन सा था, मिनरल, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक और कैटेगरी हम लोग के पास है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट इज योर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और सेकंड मेरे पास कौन सा आ गया, डाइल्यूट एसिड, सेकंड इज द डाइल्यूट एसिड। सो फर्स्ट वन इज द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सेकंड इज द डाइल्यूट एसिड। अब जरा इनको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो अब एक कॉन्सेंट्रेटेड आ गया, सेकंड हमारे पास डाइल्यूट आ गया, वन मोर इज देयर। इसी के बेसिस पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक और बन जाता है जिसे हम लोग बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड जो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में वो आ गया वीक एसिड, वीक एसिड। देखिए इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं आप लोग इसको। ऑर्गेनिक मिनरल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जरा कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में देखते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसके अंदर एसिड अमाउंट जो है इज हाई,
जिसके अंदर एसिड का अमाउंट क्या है, हाई है, बट वाटर लेवल क्या है, वाटर अमाउंट जो है इज लो, लेकिन वाटर का जो अमाउंट है वो क्या लो है। वहीं पे डाइल्यूट के अंदर एसिड अमाउंट क्या है, लेस है, एंड वाटर अमाउंट क्या है, ज्यादा है, वाटर अमाउंट इज मोर, ये चीज ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए यहां पे पानी ज्यादा और यहां पे पानी कम है, तो मैं ऑब्वियसली इस स्टेट से इस स्टेट पे आराम से जा सकता हूं बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग वाटर, यानी पानी ऐड करके मैं इसको स्टेट पे ले जा सकता हूं। जरा चेक कीजिए एक्टिविटी को। ये देखिए मेरे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रखा है, अगर आप लोग ध्यान दें तो इसमें से शायद आप लोग को धुएं भी दिखाई दे रहे होंगे निकलते हुए। ठीक है, शायद आप नहीं देख पाए क्योंकि कैमरा उस चीज को नहीं पिक कर पा रहा है। अगर मैं इसके अंदर वाटर की एक ड्रॉप को ऐड करता हूं तो देखते क्या होता है। वो देखिए जहां पे ड्रॉप गिर रही है वहां पे आपको पूरा फिनोमिनन शायद दिखाई देगा। ये देखिए, अब ये तो बहुत ज्यादा, देखिए मैं इसको शो नहीं कर सकता, लेकिन पानी के उसका ध्यान देखिए आप किस तरह से, क्योंकि एसिड में कभी भी वाटर नहीं डालना चाहिए। ये देखिए एसिड स्प्लैश, इसे ही बोलते हैं एसिड स्प्लैश। अगर मैं बहुत ज्यादा, अगर ये बाहर होता तो शायद मैं भी जल सकता था, तो ये गलत मेथड है। हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, बल्कि वाटर के अंदर को एसिड को ऐड करना चाहिए। मैंने यहाँ से वाटर लिया, सॉरी एसिड लिया, और एसिड को मैंने पीछे जो टेस्ट ट्यूब रखी है उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए कुछ भी नहीं होगा, आराम से वहां पे कोई स्प्लैशिंग नहीं आएगी वहां पे। तो दिस इज द करेक्ट मेथड। अब अगर आप देखें तो यहां पे इस एक्टिविटी के अंदर जैसे मैंने वाटर ऐड किया तो वाटर ऐड करते हीट बाहर निकल रही है, हीट बाहर जा रही है रिएक्शन से, हीट लिबरेट हो रही है। अगर हीट लिबरेट हो रही है तो इसका मतलब ये क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या चीज है ये, एक्सोथर्मिक। तो जैसे मैंने वाटर ऐड किया तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डाइल्यूशन। व्हाट वी कॉल इट, डाइल्यूशन। यानी इस एक्टिविटी में जो आपने चेक किया उसे हम लोग नाम दे रहे हैं डाइल्यूशन का, क्योंकि वहां पे वाटर आप ऐड करें। लेकिन एक चीज हमेशा प्रिकॉशन याद रखना, नेवर ऐड वाटर इन एसिड। क्यों, इससे एसिड छलक सकता है, एसिड स्प्लैश हो सकता है, ठीक है। तो प्रिकॉशन इस एक्टिविटी की ध्यान रखना अगर आप लोग घर पे करने लग रहे हैं। प्रिकॉशन, ठीक है। तो प्रिकॉशन क्या है कि ऐड वाटर, नेवर ऐड वाटर इन एसिड, डू रिवर्स ऑफ इट। क्या करना है, ऐड एसिड इन वाटर, ऐड एसिड इन वाटर। और ये क्वेश्चन सीबीएसई भी पूछता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप देखें हम वाटर, एसिड के अंदर वाटर को ऐड किया, अभी अगर हम लोग देखें तो एसिड के अंदर वाटर ऐड करते एसिड क्या कर गया, स्प्लैश कर गया। क्यों, क्योंकि देखिए हीट लिबरेट हो रही है, उस हीट की वजह से वाटर किस फॉर्म में जा रहा है, अपनी वेपरस फॉर्म में जा रहा है, और वो एसिड को साथ में उछाल रहा है। ये कारण है एसिड स्प्लैश का। लेकिन जब मैं एसिड को वाटर के अंदर ऐड कर रहा हूं तो ऐसा नहीं हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन से जो हीट निकल रही है उससे वाटर वेपर में चेंज हो रहे हैं, उससे एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वहां पे। तो इसी वजह से वहां पे एसिड का कोई भी स्प्लैश नहीं हुआ। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां जो चीज जानने की जरूरत है, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को भी जरा देख लेते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो वाटर के अंदर जाते पूरी तरह टूट जाए, which get ionized completely, जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाए पानी के अंदर जाने के बाद। लेकिन यहां पे वीक एसिड भी एक टर्म आती है, which do not got ionized completely in water, जो पूरी तरह से ना टूटे। देखिए हमारे पास जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एग्जाम्पल के आगे जैसे HNO3, एग्जाम्पल के आगे जैसे एग्जाम्पल के आगे हमारे पास में H2SO4, यानी ये सभी के आगे स्ट्रॉन्ग एसिड जितने मिनरल एसिड्स हैं। लेकिन यहाँ पे वीक एसिड क्या होता है, मेनली ऑर्गेनिक एसिड, मेनली जो ऑर्गेनिक एसिड हैं दे आर कंसीडर अंडर द वीक एसिड। एग्जाम्पल देखिए, जो मेरे पास में CH3COOH है उसको मैं एक वीक एसिड कंसीडर करूंगा। जैसे मेरे पास एक फॉर्मिक एसिड है,
मैं इसको क्या कंसिडर करूंगा, एक वीक एसिड, क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, पानी के अंदर जाने के बाद ये पूरी तरह टूटते नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन के साथ में। प्रॉपर्टीज के अंदर देखिए सबसे फर्स्ट रिएक्शन आ जाती है नंबर 1। देखिए जब भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो इमीडिएटली क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, जरा इस एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल की जब मैं करवाने लग रहा हूँ एसिड के साथ, मैंने इसके अंदर एक जिंक का पीस ऐड कर दिया मेटल का, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि एसिड का क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। देखिए एसिड के इफेक्ट को देखने के लिए हम लोग, ठीक है, तो यहां से जैसे ही हम एसिड को ऐड करेंगे देखते हैं कि क्या कैसे रिएक्ट करता है एसिड मेटल के साथ में, ठीक है। कुछ अमाउंट एसिड का ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप ये चीज विजुअलाइज हो रही होगी। देखिए यहाँ पे ध्यान से कैसे रिएक्शन कैरी आउट होने लग रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो गैस आ रही है इट इज हाइड्रोजन गैस, इसको पहले ब्लॉक करते हैं। अब मैंने किया गया यहाँ पे एक्चुअल में मैंने इस रिएक्शन के लिए मैंने एक जिंक का मेटल लिया और इस जिंक मेटल के ऊपर मैंने क्या ऐड किया है, H2SO4। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर गया इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन मैंने कैसे बनाई है, इसके ऊपर में वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैंने लिंक ऐड कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो जिंक प्लस H2SO4 क्या बनने लग रहा है, ZnSO4। तो अगर आपने अभी ये एक्टिविटी देखी तो उसमें हाइड्रोजन गैस क्या होने लग रही है, लिबरेट हो रही है। जरा चेक करें दोबारा से, तो जो हाइड्रोजन गैस बाहर बबल आउट होने लग रही है और साथ में क्या बनने लग रहा है, जिंक सल्फेट, जो कि वहां पे सॉल्युबलाइज होने लग रहा है। अब इस हाइड्रोजन गैस का हम लोगों ने कैसे डिटेक्ट किया, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। अगर आप छोटे छोटे जो पॉप बम होते हैं उनकी वाली इसके अंदर से साउंड आने लग रही है, तो ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में काफी लो होती हैं जो मेटल, जैसे एग्जांपल के आगे मेरे पास में सिल्वर, जैसे एग्जांपल के आगे मेरे पास में गोल्ड, है ना। तो ये मेटल जो होती है दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, तो ये ध्यान रखना। तो ये इसी वजह से हम इन मेटल्स को क्या बोलते हैं, इनर्ट मेटल्स, इनर्ट मेटल। और पूरी दुनिया इन्हीं के पीछे है, पागल है। और साथ ही इसमें एक और कैटेगरी में आ जाता है ना प्लेटिनम का भी, बट ये चीज ध्यान रखना इनर्ट मेटल क्यों, क्योंकि ना तो एसिड से रिएक्ट करती है और ना ही ये किसी बेस के साथ में रिएक्ट करती है। लेकिन अगर मुझे फिर भी इनको रिएक्ट कराना है देन आई विल यूज अ स्पेशल सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड एज एक्वा रिजिया, व्हिच इज कॉल्ड एज एक्वा रिजिया। अब ये एक्वा रिजिया क्या चीज है, देखिए एक्वा रिजिया यहाँ पे मिक्सचर है किस चीज का, HCl का एंड HNO3। तो ये एक्वा रिजिया मिक्सचर अभी मैंने बताया किस चीज का है, HCl का एंड HNO3 का। देखिए इसमें जो लर्न करने की ट्रिक है HNO3 एंड HCl, तो देखिए HNO3 के साथ 3 अटैच होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डाल दो और उसके पास 1 है, तो ये तो 1:3 की रेशियो, यानी HCl का जो पार्ट है वो है 3 और HNO3 का जो पार्ट है वो है 1। तो ये जो प्रिपेयर हो गया एक्वा रिजिया, इनके अंदर ये मेटल्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे इवन, इतना खतरनाक ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो ये चीज मेरे ख्याल है आप सबको क्लैरिफाई हो गई है कि भाई मेटल्स जो होती हैं दे कैन रिएक्ट विद द एसिड एंड द रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए अगर मेटल रिएक्ट करती है किसी मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रही है, मेटल ऑक्साइड के साथ। देखिए ऑक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन अटैच कर दी, तो आपने भी कुछ अलग नहीं करना, यहां से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन। देखो कितना इजी है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल आगे मेरे पास में मैंने HCl की रिएक्शन कराई है किसके साथ में, जरा मेटल MgO के साथ में। तो यहां पे जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया मेरे पास में वो बना है MgCl2 और साथ में जो प्रोडक्ट आ गया वो आ गया H2O गैस। चलिए एक्टिविटी देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए इस एक्टिविटी के अंदर मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने रिएक्ट कराया HCl के साथ। अब आप कहेंगे MgO कहां से मुझे मिल गया, देखिए मैग्नीशियम रिबन पे ऑलरेडी मेरे ब्लैक लेयर आ रखी है, मैंने इसे ओपन एयर में छोड़ा हुआ था काफी दिन से।
तो ओपन एयर की वजह से इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और मैग्नीशियम ऑक्साइड से जो प्रोडक्ट बन गया वो MgCl2 और साथ में H2O बन गया। आई होप ये चीज एक्टिविटी से आप सबको क्लैरिफाई हो गई है। अब इसी का एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, नंबर 3, ये नंबर 2 था। अगर एसिड कभी भी किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है, किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, चेक करते हैं। देखिए गाइस, अब यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर के अंदर मैंने क्या रखा, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब जैसे हम इसके अंदर एसिड ऐड करेंगे, इमीडिएटली क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, जिसको हम लोग पास करेंगे आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, जैसे मैंने इसके अंदर एसिड को ऐड किया, इमीडिएटली लेट्स सी व्हाट हैपन। तो देखिए, वहां से गैस को पास आउट होते हुए देखिए दूसरे कंटेनर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बबलिंग क्या होने लग रही है, जो हमारी CO2 गैस है जो पास आउट किया लाइम वाटर से, इट गेट मिल्की। और ये मिल्कीनेस होने का कारण क्या है कि लाइम वाटर किसमें चेंज हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में। जो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, आप सब ने वीडियो में अब देखा, तो क्या हुआ है, सॉल्ट बना, साथ में वाटर बना, लेकिन गैस लिबरेट हो रही है। CO2 गैस क्या है, निकलने लग रही है। अब जो CO2 गैस निकल रही है, हम चलिए टेस्ट करते हैं कि ये CO2 गैस ही है या नहीं, या कोई और गैस है। यहाँ पे इस चीज को भी चेक कर ही लेते हैं। से इट गेट मिल्की, और ये मिल्कीनेस होने का कारण क्या है कि लाइम वाटर किसमें चेंज हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में। अब अगर आप देखें तो इस टेस्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 ने क्या किया, आप देखिए CO2 जो गैस थी, मैंने जो लाइम वाटर यूज किया था CaOH, उसके कलर को क्या किया, इसने मिल्कीनेस प्रोड्यूस करवा दिया। अब पॉइंट ये जो मिल्कीनेस आई वो CaCO3 की वजह से, और CaCO3 क्यों बना, क्योंकि वहां CO2 था। तो ये डिटेक्शन आ गया हमारे पास में किसका, CO2 गैस का। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। बड़ा ही जबरदस्त चीज है, देखिए नंबर 4। जरा एक्टिविटी भी देख लेते हैं इसकी पहले, तब तक देखिए। अब इस एक्टिविटी के अंदर मैंने एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई है, बेस के साथ। तो यहां जो प्रोडक्ट बनने लग रहा है मेरे पास, क्या बन रहा है, सॉल्ट, और साथ में क्या बनने लग रहा है, H2O। अब अगर आप देखें, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ है, प्रोडक्ट में क्या बना मेरे पास में, सॉल्ट बना, और साथ में क्या बन गया, वाटर। ठीक है गाइस, अब एसिड और बेस का टेस्ट देखते हैं। मेरे पास एक बेस है NaOH, मैं इसको कंटेनर में ऐड कर लेता हूँ। आई होप सबको विजुअलाइज हो रहा होगा। अब देखिए, इस कंटेनर के अंदर लेट्स सी द टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर कितना है, अराउंड वही रूम टेम्परेचर शो कर रहा है, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, जैसे मैंने इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के कुछ ड्रॉप्स ऐड करने शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। एसिड और बेस वाले जो हमको बताया जाता है, इज द ट्रू और नॉट। तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, शायद आप देख पा रहे होंगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। अभी जो टेम्परेचर नोटिस किया था हमने, वो था 30 डिग्री सेल्सियस। लेट्स सी नाउ इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। चलिए चेक करते हैं, थोड़ा सा एसिड ऐड करने पे ही चेक करें टेम्परेचर का कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस तो जरूर आएगा, कारण ये एसिड और बेस एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आप देखें, टेम्परेचर वहां पे राइज होने लग रहा है ऑटोमेटिकली। सो हेंस प्रूव्ड इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जहां पे एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज किया है। इस एक्टिविटी के अंदर ही आपने देखा होगा, मैंने जो ऐड किया था वो HCl था, और दूसरा जो था वो क्या था, NaOH था। तो यहाँ जो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया वो क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या बना, NaCl, क्योंकि NaCl जो बना, जो सॉल्ट बना, ये सॉल्ट वाटर के अंदर ही सोलबलाइज हो गया, घुल गया है। इसी वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, बस रिएक्शन दिखाई दी। हाँ, एक खास जो चीज हुई है वो है टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे हीट जो लिबरेट हुई है, हीट जो हुई है वो लिबरेट हुई है। इसी वजह से इस प्रोसेस को जब मैंने एसिड के अंदर बेस को ऐड कर दिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने एसिड की जो ट्रीटमेंट है वो बेस के साथ में करवाई है। तो देखिए, इन एक्टिविटी से आई होप बहुत कुछ आप लोग को क्लैरिफाई हो गया होगा। लेकिन एक सबसे खास बात आ गई है,
कॉमन चीज क्या है इन सभी एसिड्स और बेसिस में? कॉमन थिंग इन ऑल एसिड्स, इन सारे एसिड्स में क्या कॉमन चीज है? देखिए HCl में H है, HNO3 अगर मैं लूं तो H है, H2SO4 अगर मैं लूं H है, H3PO4 अगर मैं लूं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो H है। तो खास बात क्या है? ये H, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं दे आर H पॉजिटिव आयन डोनर, वो सभी के सभी H पॉजिटिव आयन क्या है? डोनर है। वो सारे के सारे अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं, यानी यहां से H गया, यहां से H गया, यहां से H गया, यहां से H गया, हर एक H को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और इस कंसेप्ट को सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम था अर्हीनियस, तो इसीलिए इसको अर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट के अंदर भी इसी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन अर्हीनियस ने एक खास चीज जो और बताई कि जितने भी सब्सटेंस आपके OH नेगेटिव आयन डोनर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? अर्हीनियस बेस होंगे। They all are Arrhenius base. They all are Arrhenius base. अब खास बात यह है OH नेगेटिव डोनर, तो OH नेगेटिव डोनर का एग्जांपल आ गया। देखिए NaOH, यहां से OH निकलेगा। नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास में? KOH, यहां से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। तो यानी OH नेगेटिव आयन डोनर जितने भी मेरे पास है वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? अर्हीनियस बेस बन जाएंगे। वो सभी के सभी क्या बन जाएंगे? अर्हीनियस बेस बन जाएंगे। देयर आर मेनी मोर कांसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लाइक ब्रोंस्टेड-लोवरी कांसेप्ट है, जैसे लुईस कांसेप्ट है, तो बट दे आर नॉट मेंट फॉर द सिलेबस ना, तो हम लोग नहीं ध्यान देते। फिर भी थोड़ी सी एक चीज पे ध्यान दे लेते हैं कि जैसे एक बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया था NH3 के बारे में कि NH3 के पास it neither have the H positive ion nor it have the OH negative ion, but still we consider its nature as a base। फिर भी हम लोग जो NH3 है उसके नेचर को ऐसा बेस क्यों मान के चल रहे हैं? कोई तो कारण होगा। देखिए इसके पीछे जो रीजन था वो था ब्रोंस्टेड-लोवरी का कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोवरी जी ने ये बोला था कि NH3 के अंदर आप जैसे वाटर ऐड करोगे तो वाटर अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा and it becomes NH4 पॉजिटिव, और यहां जो बचेगा सिर्फ OH नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट किया H2O ने, यानी हाइड्रोजन का नेचर, H2O का नेचर क्या? एसिडिक। और जबकि NH3 ने उसको गेन किया, इसका मतलब इसका बेस, यानी ये क्या है? H पॉजिटिव आयन डोनर, और जबकि ये क्या है? आपका H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर आपका क्या होता है? बेस, और H पॉजिटिव आयन डोनर क्या होता है? एसिड। और इस चीज को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं NH3 का, और ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, क्योंकि H2O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन NH3 को दिया तो बदले में उसने क्या बना दिया? NH4 पॉजिटिव, और साथ में क्या लिबरेट कर दिया? एक OH नेगेटिव। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा वो सारे एसिड जो उसको गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो सारे के सारे क्या कंसीडर होंगे? बेस कंसीडर हुआ करेंगे। तो अब आगे ध्यान देते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई अब यहाँ पे, कि ये तो चीज समझ आ गई, अर्हीनियस ने क्या बोला, ब्रोंस्टेड ने क्या बोला, लेकिन यहाँ एक चीज और छोटी सी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हम लोग छूट गई है वो थी, देखिए जब मैं मेटल बाइकार्बोनेट का एक पार्ट भूल गया था, नंबर 5, कि जो एसिड होते हैं whenever they are reacting with the metal bicarbonate, whenever they are reacting with the metal bicarbonate, तो ऑब्वियसली वो जो प्रोडक्ट में बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट में सॉल्ट, साथ में H2O, साथ में क्या बनाएंगे? CO2। देखिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है HCl, और इस HCl में सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने ऐड किया, NaCO3 को, जिसको हम लोग कई बार नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी नाम दिया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या कर रहा है कि यहाँ जो Na है वो इस Cl के साथ क्या बना रहा है? NaCl। जो ये H है वो इस HCO3 के साथ क्या बना रहा है? H2CO3, यानी H2CO3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, H2O एंड CO2 प्रोडक्ट रहेंगे सेम, बट जो रिएक्टिविटी है बाइकार्बोनेट की वो मतलब आप मान के चल सकते हैं कंपैरेटिव होती है किसके? कार्बोनेट के। आई होप इट इज क्लियर। अब एक खास बात याद रखनी चाहिए कि जो एसिड्स होते हैं ना, दे नीड अ मीडियम
एसिड को एक मीडियम चाहिए अपना काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, और वो मीडियम उसको कौन प्रोवाइड करता है? वाटर। तो एसिड आप जैसे वाटर के अंदर डालते हो उसके H पॉजिटिव आयन क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। H पॉजिटिव आयन फ्री हो जाते हैं। जरा इस एक्टिविटी के साथ हम इसको समझते हैं। मेरे पास एक HCl का है कंटेनर कॉन्सेंट्रेटेड, मैं इसके ऊपर इसको कर रहा हूँ, इसमें से इसके फ्यूम्स निकल रहे हैं, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको HCl के सॉल्यूशंस के रिमूव किया और देखिए आप कोई कलर चेंज नहीं है। क्यों नहीं हो? क्योंकि H पॉजिटिव आयन फ्री नहीं थे, वो ड्राई फॉर्म में था। लेकिन इसके ड्राई फॉर्म को चेंज करते हैं, मैं इसको गीला करता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसको पानी में लगा लेते हैं और देखिए पानी में लगाने के बाद जैसे मैंने इसको वापस वही फ्यूम्स के ऊपर रखा तो ऑटोमेटिकली फ्यूम्स में से जो एसिड के जो H पॉजिटिव आयन थे उन्होंने क्या किया, इसको जो हमारा लिटमस पेपर है इसको क्या किया, इसके ब्लू लिटमस को कलर चेंज कर दिया रेड को। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्यों कलर चेंज आया वहां पे? कलर चेंज रेड होने का कारण ये है कि जो H पॉजिटिव आयन है दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू मूव बिकॉज ऑफ द। देखिए यहां पे इस एक्टिविटी में क्या खास बात थी कि जो लिटमस पेपर था वो ड्राई था, ठीक है, लिटमस पेपर क्या था? ड्राई था, और साथ में फ्यूम्स किसके निकल रहे थे? ये फ्यूम्स थे सारे के सारे HCl के, ठीक है। तो इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। लेकिन जब इसी लिटमस पेपर को मैंने गीला कर दिया, वेट लिटमस पेपर है, वेट लिटमस पेपर, और इसके ऊपर वो ड्राई फ्यूम्स मैंने डाले, तो इसका कलर चेंज हो गया। नाउ इट गेट चेंज टू रेड, सॉरी इट गेट चेंज टू रेड, क्योंकि मैंने लिटमस जो यूज किया वो ब्लू यूज किया। तो अब कलर चेंज हुआ, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इस एक्टिविटी से ये प्रूफ हुआ कि जो एसिड्स होते हैं वो कभी भी ड्राई फॉर्म में अटैक नहीं कर सकते। एसिड कभी भी ड्राई फॉर्म में नहीं अटैक कर सकते, दे नीड वाटर। यहां देखिए मैंने लिटमस पेपर को गीला किया और वहीं पे मेरी एक्टिविटी शो हो गई। इसी चीज से कंफर्म हुआ कि जो एसिड्स होते हैं उनको एक मीडियम चाहिए अटैक करने के लिए, जो मीडियम उसको वाटर आगे प्रोवाइड कर देता है। चले अब बात करते हैं आगे बेसिस की। चले बच्चों अब थोड़ा सा बेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखिए बेसिस जो होते हैं ये तो हमें क्लैरिफाई हो गया, अभी एसिड के साथ कंपैरिजन देखा है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा रीलुक कर लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हैं, KOH को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग लाइम वाटर के नाम से भी जानते होते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो इसका टेस्ट होता है बिटर होता है, कड़वे होते हैं टेस्ट में, सॉपी टच में होते हैं। और अगर मैं इंडिकेटर ऐड करूं तो फिनोफ्थलीन का कलर क्या करेंगे? पिंक। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या करेंगे? ऑरेंज से रेड। यहाँ पे ऑरेंज कलर होता है एक्चुअल में मिथाइल ऑरेंज का, उसका कलर क्या किया इसने? रेड। और लिटमस पेपर को रेड को किसमें चेंज करेंगे? ब्लू के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन स्पेशली NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जहां पे जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? सोडियम जिंसेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस। बहुत ही विग्रस है ये रिएक्शन, जरा देखिए इसकी एक्टिविटी। गाइस मेरे पास एक मेटल है, जिंक मेटल, मैं इसको कंटेनर में ऐड कर लेता हूं। हम देखिए जैसे मैं इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करता हूँ, लेट्स सी वेदर देयर इज एनी रिएक्शन और नॉट। चेक करते हैं कि क्या कोई रिएक्शन आ पाएगी या नहीं। तो देखिए गाइस ध्यान से देखिए, जहाँ पे हमारा NaOH है वो रिएक्शन स्टार्ट करने लग रहा है। देखिए तो ये जो गैस निकलने लग रही है, इट इज हाइड्रोजन गैस विच इज फॉर्म विद NaOH and it's a product between zinc and NaOH. आई होप इस एक्टिविटी से आपको क्लियर होगा कि कितने विग्रसली ये रिएक्ट करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो बनी, इस गैस को टेस्टिंग क्या होती है? पॉप साउंड, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। सेम रिएक्शन देखिए एल्यूमिनियम के साथ भी, चेक कीजिए एक्टिविटी। बिल्कुल अब देखो कितनी विग्रस रिएक्शन आई है। लेकिन ये जो पेपर जैसा आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये सोडियम एल्यूमिनेट बना है यहाँ पे लास्ट में, और साथ में जो गैस रिलीज हो रही थी दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। ये गैस कौन सी थी? मेनली हाइड्रोजन। अब चलते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, रिएक्शन विद एसिड। देखिए अभी अभी जैसे एसिड वाले सेक्शन में किया था, एसिड के साथ जैसे बेस रिएक्ट करेगा, क्योंकि सिंपल रूल है, व्हेनेवर बेस रिएक्ट विद एनी ऑफ द एसिड द रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, बट साइड प्रोडक्ट में क्या रिलीज होता है? हीट एज वेल।
और इस रिएक्शन को जो हम लोग नाम यहाँ पे देते होते हैं, इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब पॉइंट ये रिएक्शन आई क्यों? क्योंकि देखिए बेस से क्या रिलीज होता है? OH नेगेटिव आयन, जबकि एसिड से क्या रिलीज होता है आपका H पॉजिटिव आयन। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास में? नंबर 3, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। तो जब भी हम लोग इसकी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ देखते हैं तो देखिए जो बेस होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते। देयर शुड बी नो रिएक्शन, बट एज ऑलवेज देयर इज द एक्सेप्शन, लाइक इन द केमिस्ट्री ऑलवेज हैव। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो NaOH है इट रिएक्ट्स विद, मान लीजिए कि भी हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड उठाया ZnO, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2 ZnO2 और साइड प्रोडक्ट में क्या बन गया वहां पे? वाटर। तो यहाँ पे सिंपल रूल है, व्हेनेवर बेस रिएक्ट विद मेटल इट गिव नो रिएक्शन बट स्टिल इट गिव सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे अब यानी कि अब यहां से अगर हम देखें तो पिछला सेक्शन क्या था? मेटल। तो यहां से टर्म आई थी एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। अब मैंने बात क्यों की एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड की? क्योंकि देखिए एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो विच बिहेव लाइक या रिएक्ट which behave like acid as well as base। आप उसे क्या नाम देते हैं? मेनली एम्फोटेरिक। एग्जांपल में क्या आ गया यहाँ पे? Al2O3। नेक्स्ट एग्जांपल क्या आ गया हमारे पास में? ZnO। तो आप इन्हें क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। इसी तरह से एम्फोटेरिक मेटल्स भी थी हमारे पास में। अगर याद हो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, एम्फोटेरिक मेटल में क्या था? एल्यूमिनियम और साथ में क्या था? जिंक। आई होप इट इज क्लियर। क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आगे नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो देखिए स्ट्रेंथ के बेसिस पे मेनली दो ही टाइप के बेस आ गए हमारे पास में, या तो क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग बेस, और या फिर क्या आ गया? वीक बेस। लिया तो क्या आ गया? वीक बेस। एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे स्ट्रॉन्ग बेस वही होते हैं जो वाटर में पूरी तरह आयनाइज हो जाए, विच आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर, which ionize completely in water। जो पानी के अंदर पूरी तरह से क्या हो जाए? आयनाइज हो जाए, उसे हम क्या नाम देंगे? स्ट्रॉन्ग। और जो पूरी तरह से आयनाइज ना हो, which do not ionize completely in water, जो पानी के अंदर पूरी तरह से आयनाइज ना हो उसे आप क्या नाम देंगे? वीक बेस। एग्जाम्पल क्या आ गया स्ट्रॉन्ग बेस का? जैसे NaOH हम लोगों ने एग्जाम्पल में कंसीडर कर लिया। और वीक बेस का एग्जाम्पल मेरे पास क्या आ गया? जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये मेरा क्या आ गया? वीक बेस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ वाटर भी हमारे पास आ गया। वाटर के बेसिस पे देखिए दो तरह के आ गए। वन इज द कॉन्सेंट्रेटेड, सेकेंड हमारे पास क्या आ गया? डाइल्यूट। एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने एसिड में किया था, कॉन्सेंट्रेटेड बेस वो है विच हैव मोर अमाउंट ऑफ बेस, जिसके अंदर बेस क्या है? ज्यादा है, एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, उसे आप क्या नाम देंगे? कॉन्सेंट्रेटेड बेस। लेकिन जहां पे वाटर का अमाउंट क्या हो? लेस अमाउंट ऑफ बेस हो एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर हो, आप उसे आप क्या नाम देंगे? डाइल्यूट बेस। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड को आप डाइल्यूट में चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर। आप पानी डालेंगे तो, लेकिन ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जब आप पानी ऐड करेंगे तो ठीक धीरे धीरे ऐड करना है, क्योंकि इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जरा देखिए एक्टिविटी, इससे आपको क्लैरिफाई होगा। आई होप इट इज क्लियर। देखा आप लोगों ने कि थर्मोमीटर की रीडिंग किस तरह से इंक्रीज हुई है जस्ट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। चलिए बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए जब भी स्ट्रेंथ की बात होती है, मतलब कि पावर, हम जब जनरली इसको किस चीज से कैलकुलेट करते हैं? पावर के साथ, यानी P के साथ। P का मतलब होता है पोटेंस। यहाँ पे P मीन्स द पोटेंस मीन्स पावर।
तो यही आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज पीएच। किसी भी स्ट्रेंथ या एसिड या बेस की हम लोग को देखनी होती है तो पावर देखनी होती है हमें H पॉजिटिव आयन की। तो यहाँ पे पोटेंस, अगर हम लोग पीएच देखें तो पीएच की कंप्लीट टर्म अगर हम लोग देखें तो पीएच की कंप्लीट टर्म का यहाँ पर मीनिंग क्या आने लग रहा है, पोटेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी एक तरह से पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन। किसकी पावर बेटा यहाँ पे, H पॉजिटिव आयन की सबसे इंपॉर्टेंट। यानी जब भी मुझे पीएच कैलकुलेट करना है तो पीएच के लिए देखिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो भी यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर आप लॉग और एंटी लॉग को ध्यान से समझना चाहते हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लॉग एंटी लॉग को सीख के आगे भी पुट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन दिया कि भाई फाइंड करो पीएच, फाइंड आउट पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस की पीएच कैलकुलेट करो। नंबर 1 आ गया, फर्स्ट आ गया 10⁻⁻² मोलर HCl सॉल्यूशन है, सपोज करें। काफी लो कॉन्सेंट्रेशन रखी है लेकिन है इतनी मोलैरिटी। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप जैसे सोल्व करेंगे तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, आपको क्या करना है, 10⁻⁻²। अब यहाँ पे जब प्रॉपर्टी में लॉग की लगाऊंगा तो -2 आगे आ जाएगा, --2 कैंसिल, 2 log ऑफ 10 बन जाएगा, और log 10 की जो वैल्यू होती है 1, तो नेट आंसर आ गया 2। तो इससे बेटर इसकी एक सिंपलेस्ट ट्रिक ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी पावर में चीज दी गई वो उसकी क्या है, पीएच आ गई। जैसे इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, मान लीजिए मेरे से पूछा गया 10⁻⁻4 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। तो देखिए मैंने जो ट्रिक अभी बताई है, आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 4। तो पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। आप इस चीज से डायरेक्ट वहां पे पीएच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। यानी पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग रहा है हमारा स्ट्रेंथ की मेजरमेंट के लिए, क्योंकि इस पीएच के ऊपर ही जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो काम करता होता है। यानी जो उसका पेपर है, आप जो ये स्ट्रिप में अभी मैं एक्टिविटी में दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए, ये इसके, हाँ जी, ये पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस्ड होती है, ये पूरी स्ट्रिप इसी के ऊपर बेस्ड होती है। क्योंकि यहाँ जो स्ट्रिप है ये, अगर आप ध्यान दें तो कुछ ऐसा सा ग्राफ कई बार एग्जामिनेशन में भी हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पीएच है 0 और यहाँ पीएच आपके 14 और सेंटर के आगे सेंटर लाइन आ गई, आगे 7 में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव आयन क्या है, हाई, बहुत ज्यादा हाई है, और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 10⁻14। लेकिन अब पॉइंट क्या है कि देखिए जैसे मैं एसिड में बेस डालना शुरू करता हूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से फॉलो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी ये अगर मैं काउंटिंग करूं तो पूरा का पूरा एरिया जो ऊपर का है, ये जो मैंने ब्लू कलर में रख दिया, ये पूरा का पूरा एरिया किस चीज का है, आपका H पॉजिटिव आयन का। अब अगर आप देखें तो ये H पॉजिटिव आयन का एरिया, अगर नीचे का जो ब्लैंक एरिया वो पूरा का पूरा क्या, OH नेगेटिव आयन, ये आ गया OH नेगेटिव आयन, और जो ऊपर का पूरा पार्ट है वो क्या, H पॉजिटिव आयन। इससे ये तो प्रूफ हो गया कि बेस ऑल्सो कंटेन H पॉजिटिव आयन, यानी ये तो चीज प्रूफ होगी कि जो बेस है उनके अंदर भी H पॉजिटिव आयन। बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि बेस के अंदर जो OH नेगेटिव आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव से बहुत ज्यादा है। इसी तरह से हम लोग रिवर्स भी लिख सकते हैं, एसिड ऑल्सो कंटेन OH नेगेटिव आयन, एसिड के अंदर OH नेगेटिव आयन, लेकिन फर्क क्या है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव से ज्यादा है। लेकिन तब क्या हो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, तब क्या हो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं। अगर ये इक्वल हो गए तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, देन इट बिकम न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्यों न्यूट्रल, देखिए ऐसे केस में जो कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, यानी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। अब इक्वल है तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। यानी एक चीज तो क्लैरिफाई हो गई कि एसिड के अंदर भी OH नेगेटिव आयन है और बेस के अंदर भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। चलिए जी अब देखते हैं पीएच की इंपॉर्टेंस जो हमारी डेली लाइफ में आती है। सबसे पहले पीएच के जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, दे आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच। पीएच के ऊपर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। देखिए अगर पीएच चेंज होगी, जैसे हम अपनी बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करें कहीं पे एसिड रेन में गलती से हम पहुंच गए, एसिड रेन में, तो एसिड रेन जैसे एनिमल के ऊपर गिरेगी, किसी भी एनिमल के ऊपर जाने लग रही है,
या किसी ह्यूमन के ऊपर आने लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, जो स्किन है उसमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, खुजली शुरू हो जाएगी, है ना। हम लोग को इन्फ्लामेशन शुरू हो सकती है, इन्फ्लामेशन शुरू हो सकती है, कई लोग तो इसके एलर्जिक भी होते हैं इवन। तो हम लोग बहुत ज्यादा पीएच सेंसिटिव होती है हमारी स्किन। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो देखिए टूथपेस्ट होता है, उसके ऊपर एक पीएच स्पेसिफिक लिखी होती है, हम लोग उसे एक उसी वहीं पे पोर्शन में यूज कर सकते हैं। और जितने भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं सबके ऊपर एक पीएच रेंज लिखी होती है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं बहुत ज्यादा पीएच सेंसिटिव होते हैं। सिमिलरली प्लांट भी बहुत ज्यादा पीएच सेंसिटिव होते हैं। देखिए प्लांट की लीफ के ऊपर, अगर मान लीजिए जैसे प्लांट का कोई लीफ है, उस लीफ के ऊपर गलती से एसिड रेन गिर गई, तो उस एसिड रेन से क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस, क्या हो जाएगा वहां पे, क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस से क्या मतलब है, वो येलोइंग, मतलब जो उसके पत्ते हैं, जो प्लांट के लीव्स हैं, वो सारे येलो होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। वो जैसे येलो होंगे तो प्लांट की ऑब्वियसली जो फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी है वो ऑब्वियसली कम होती चली जाएगी। जब वो कम होती जाएगी तो प्लांट अल्टीमेटली सर्वाइवल क्या होंगे, चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद अब देखिए, अगर यही एसिड रेन किसी रिवर में पहुंच गया, रिवर में पहुंचा तो फिश को क्या कर देगा, जितने भी फिश हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सबको क्या कर देगा, वहां पे लाइफ को खत्म कर देगा। ऑब्वियसली बात है, जैसे वो पानी में बह के रिवर के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली कि ये पीएच क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर पीएच चेंज होगा तो उसके इफेक्ट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्या आ गया, पीएच इन आवर डाइजेशन। बिल्कुल, देखिए पीएच इन आवर डाइजेशन का मतलब क्या, जैसे हमारा माउथ है, माउथ के अंदर जो पीएच है वो 7.4 के अराउंड है ना। अब हम लोग कई बार एसिडिक फूड खा लेते हैं और कर लेते हैं, तो हमारे माउथ से क्या प्रोड्यूस होता है, सलाइवा। क्या प्रोड्यूस होता है, सलाइवा। वो सलाइवा इस पीएच को मेंटेन कराने की कोशिश करता है। फिर वो जो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ है वो इसको एंजाइम, इसको क्या करता है, पीएच को मेंटेन कराने की कोशिश करता है। फिर माउथ के बाद आ जाओ आप स्टमक में आ जाओ। स्टमक के अंदर फिर पीएच क्या है, 4 से लेके 5 के 4.5 तक के अराउंड होती है ना, 4.5 से लेके 5 के बीच बीच में होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी देखा जाए तो पीएच डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मैंने इसको बेसिक कर दिया तो एंजाइम वहां के जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वहां पे कोई भी काम ढंग से होगा ही नहीं, है ना। इसके बाद अगर मैं स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाऊंगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से क्या चाहिए, मतलब बेसिक पीएच चाहिए, क्योंकि इसके भी एंजाइम तभी काम कर पाएंगे जब वहां बेसिक पीएच है। तो यानी जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस है वो सारा का सारा क्या है, एंजाइम डिपेंडेंट। और एंजाइम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पीएच पे। अगर मैंने पीएच चेंज की तो पीएच चेंज करने से इफेक्ट क्या हो जाएगा, पूरा एंजाइम का खत्म होने के फुल टू चांसेस हैं। अब यहीं पे एक और एप्लीकेशन दूंगा डाइजेशन का। कई बार हम लोग खराब खाना खा लेते हैं, गंदा खाना खा लेते हैं, ठीक है जी, बैक्टीरियल कंटामिनेशन या एसिडिक फूड खा लेते हैं या ऑयली फूड खा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, एसिडिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या ना बोलते हैं हम लोग इसे, एसिडिटी। भैया एसिड बनने लग रहा है, एसिडिटी हो रखी है, तो हम लोग तो देसी लैंग्वेज में यही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गई, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक। स्टमक के अंदर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो चुकी है एसिड की। लेकिन ऐसा केस गड़बड़ कर सकता है ना, तो हम लोग क्या यूज करते हैं फिर ऐसे केस में, एंटासिड। क्या यूज करते हैं, एंटासिड। एंटासिड क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देगा पीएच को, जो एसिडिक पीएच हुई थी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एंटासिड। तो एंटासिड पे भी क्वेश्चन आ जाता है। एग्जांपल इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द एग्जाम्पल। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। तो यानी पीएच हमारे डाइजेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग रहे हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पीएच चेंज इन द केस ऑफ टूथ डिके। देखिए टूथ डिके के केस में कैसे, जो हमारा दांत होता है, देखिए कुछ मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कई बार हम लोग ब्रश करके नहीं सोते तो खाना इस पिट में आके डिपॉजिट हो जाता है,
और रात को माउथ वगैरह खुला रह जाता है, वो रहता है, हम ब्रीथ करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बैक्टीरिया आना लाजमी सी बात है। तो बैक्टीरिया, यहाँ बैक्टीरियल कंटामिनेशन क्या होगी, यहाँ पे आके अक्यूमुलेट हो जाएगी। जब वो बैक्टीरियल कंटामिनेशन यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी तो उसकी एक्यूमुलेशन से क्या होगा, यहाँ पे वो इस फूड को खाएंगे और एसिड को रिलीज करेंगे और वो क्या करेगी, एक पिट बना देगी। फिर अगले दिन और खाना अंदर फंसेगा, पिट बड़ी हो जाएगा और बड़ी हो जाएगी और अल्टीमेटली टूथ क्या होगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी टूथ पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, वहां पे खत्म हो जाएगा वहां पे, है ना। दैट इज द रीजन फॉर द टूथ डीके। लेकिन इस चीज को कई बार हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक मैकेनिज्म भी हील करने की कोशिश करता है। जैसे रात के टाइम पे सलाइवा प्रोड्यूस हो जाए, जितना ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होगा तो उतना दांतों की प्रोटेक्शन वहां पे रहेगी जो एसिड से। लेकिन इससे बेटर सॉल्यूशन क्या है कि टूथब्रश यूज कर लो, टूथपेस्ट यूज कर लो। अब टूथपेस्ट क्या करेगा, माउथ की पीएच को इंक्रीज कर देगा, पीएच को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो बैक्टीरियल तो आएंगे, देखते हम तो उसको रोक ही नहीं सकते, तो बैक्टीरिया आएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन वो जो एसिड प्रोड्यूस करेंगे उसको टूथपेस्ट ने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया, क्योंकि पीएच हाई हो चुके हैं, वो नीचे से अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो टूथ डिके वहां पे क्या होगा, रुक जा सकता है अगर हम लोग इस चीज को इस तरह से यूटिलाइज करें। इसके बाद नेक्स्ट आ गया जो सेल्फ डिफेंस है एनिमल्स के। देखिए कई बार जो येलो कलर की वास्प होती है आप उनसे पंगे नहीं लेते हो, है ना, या हनी बीज होते हैं उनसे पंगे लेते नहीं, तो और कोई होते हैं, कोई और पाँव के नीचे रख दिया और रख दिया तो मतलब मसल ही देते हैं, उनको खत्म ही कर देते हो, लेकिन उनको आप टच नहीं करते। वो दिख जाती है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो आपको काटेंगी तो उनसे केमिकल रिलीज होगा। लेकिन उस केमिकल का नाम क्या है, उस केमिकल का नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड उसका कॉमन नेम है, we'll also call it as a methanoic acid, मिथेनोइक एसिड। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है या ये जो मिथेनोइक एसिड है, ये मिथेनोइक एसिड क्या करता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा इट कॉज द पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाएगी हमारे लिए, पेनफुल कंडीशन। कई बार इतनी पेन भी हो जाती है, बहुत ज्यादा काट जाए तो सडन वहां पे ट्रॉमा भी हो सकता है पर्सन को, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, है ना। तो इस फॉर्मिक एसिड को हम लोग को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। इस फॉर्मिक एसिड को क्या करना है बेसिक, तो इस फॉर्मिक एसिड को हम लोगों ने क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो जैसे अब अगर मैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज कर लूं, इसके ऊपर पेस्ट अप्लाई कर दो। पेस्ट किस चीज का, पेस्ट ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का पेस्ट लगा दो, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का जब आप पेस्ट लगा देंगे तो ये इस एसिड को इस बेस ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे वास्प का केस है तो वास्प के केस, वास्प तो पहले ही क्या होता है, बेस रिलीज होता है। ऐसा मत करना कि फॉर्मिक है, यहाँ से हनी भी काटी, फॉर्मिक एसिड छोड़ लगा ली, हो गया रिलीज, तुम था के वास्प को पकड़ के वहीं पे लगा के बैठे हुए, ऐसा नहीं करना है। तो वहां पे क्या होगा, वास्प पे क्या रिलीज हो रहा है, बेस, उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप विनेगर लगा दो, विनेगर लगा दो, पिकल्स लगा दो। तो कोई भी चीज इनमें से यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, अब पिकल्स हो, विनेगर हो, इनके केस में क्या होता है, एसिड होता है। अब बेस वो छोड़ के गई थी तो उस चीज को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर सकती है इजीली, है ना। यहीं पे प्लांट्स के अंदर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिकल वॉरफेयर। देखिए प्लांट्स के केस में क्या होता है, नेटल प्लांट है, नेटल प्लांट, इस नेटल प्लांट के अंदर भी जो इसके स्टिंग्स होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं, जो लीव्स के साथ निकले होते हैं, वहां पे भी एक एसिड होता है, दैट एसिड इज कॉल्ड एज द फॉर्मिक एसिड। इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, और यही एसिड रिलीज होता है तो ऑब्वियसली इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaCO3 चाहिए। लेकिन ये डीप काफी ज्यादा जाके वहां पे जंगल के अंदर डीप में होता है तो ऑब्वियसली वहां तो कौन ही NaCO3 लेके बैठा होगा। सो इन दैट केस क्या होगा कि जो फॉर्मिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके साइड में ही एक और प्लांट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डॉग प्लांट। क्या नाम होता है, डॉग प्लांट। इस डॉग प्लांट के अंदर क्या होता है, बेस होता है, तो वहां के पर्सन्स क्या करते हैं, इसको क्रश करके और इसके स्टिंग के ऊपर लगा देते हैं। सो इसका जो पेनफुल इफेक्ट है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये थी एप्लीकेशंस। अब इसी एप्लीकेशन में एक और एप्लीकेशन आ जाती है कि हम लोग जैसे सॉइल होता है, कॉन्टिन्यूअस क्रॉपिंग की वजह से जो सॉइल है उसकी पीएच क्या होती है, डाउन होती चली जाती है। कॉन्टिन्यूअस क्रॉपिंग की वजह से देखिए पीएच क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो पीएच मान लीजिए जो सॉइल की हो गई है वो होगी एसिडिक, कॉन्टिन्यूअस क्रॉपिंग की वजह से, ठीक है, एसिडिक पीएच हो चुकी है। तो ऐसे केस में उस फार्मर को क्या करना है, अपनी सॉइल के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम को ऐड करना है, क्विक लाइम। अब जैसे वो क्विक लाइम को ऐड करेगा तो ये क्या है, क्विक लाइम ऑब्वियसली बेस है, और यहाँ पे पीएच
जो थी सॉइल की क्या हो रखी है, एसिडिक हो रखी है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में आप सॉइल को भी प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो। अदरवाइज तो देखिए जनरली बोला जाता है किसी भी टाइप की क्रॉपिंग को कराने से पहले सॉइल की टेस्टिंग जरूरी है। वो टेस्टिंग में पीएच भी काउंट होता है कि अगर जो सॉइल है और पीएच उसकी क्या है, डाउन है, तो अप वाले हम लोग उसके अंदर मेन्योर या कोई भी चीज ऐड करेंगे, लेकिन अगर हाई है तो उसको डाउन करने के लिए कोशिश करेंगे फॉर द बेटर क्रॉपिंग। अब बात करते हैं सॉल्ट्स की। देखिए सॉल्ट जरा एग्जांपल में देखिए, बिल्कुल ये कॉमन सॉल्ट है जिसको आप लोग घर में खाने में भी यूज करते हो। चलिए एक सॉल्ट और देखिए, ये है बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सॉल्ट बने कैसे। देखिए सॉल्ट बनाना बड़ा आसान है। आपके पास एक एसिड है, HCl है या NO3, जो मर्जी एसिड लीजिए, आपने एसिड का जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस करना है। सिर्फ इसको डिस्प्लेस कर दीजिए, इसको डिस्प्लेस कर दो विद मेटल आयन, हाइड्रोजन को। अब सपोज करो मैंने Na लगा दिया यहाँ पे, डिस्प्लेस करके क्या अटैच कर दिया, Na, तो ये आ गया Na। अब दूसरा पोर्शन देखो तो वो क्या था, Cl था। तो अब अगर आप देखें तो पहले तो ये एक एसिड था और अब क्या ये बन गया एक सॉल्ट। क्या बन गया ये सॉल्ट, है ना। तो यानी व्हाट आर सॉल्ट्स, सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल आयन। मेटल आयन हम उसकी जगह लगा दें। लेकिन अब पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सॉल्ट है इनके अलग अलग नेचर भी हैं। कई बार ये एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, कई बार सॉल्ट जो है वो बेसिक भी होते हैं, और कई बार जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए देखिए सॉल्ट कभी भी कब प्रोड्यूस होगा। देखिए सॉल्ट प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका है कि जब एसिड की रिएक्शन आपने बेस के साथ कराई तो वहां प्रोडक्ट में बना सॉल्ट और साथ में बनता है वाटर, जिसे आप रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि अगर आपका एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल। सॉल्ट का आपका बन जाएगा न्यूट्रल। लेकिन अगर मान लीजिए एसिड तो क्या है, स्ट्रॉन्ग, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन बेस क्या है, वीक, बेस क्या है, वीक बेस, तो ऑब्वियसली जो बनेगा वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास में, एसिडिक सॉल्ट। इसका थर्ड क्राइटेरिया भी है। वो थर्ड के केस में ये है कि अगर मान लीजिए एसिड हो गया वीक, क्या हो गया, वीक, वीक है एसिड, और बेस क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो अब बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। क्या बनेगा आपके पास में, बेसिक सॉल्ट। तो देखिए इसी वजह से मैंने क्या बताया, एसिडिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, एंड क्या रहा है, बेसिक सॉल्ट आ रहा है, तीनों कैटेगरी। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा, हमें इस तरह से पता लगेगा। सपोज करें आपके पास एक सॉल्ट है NH4Cl, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब आपको कैसे पता लगेगा, आपने सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर वाटर ऐड करके देखना है। जैसे आप इसमें वाटर ऐड करते हैं, अब देखिए वाटर ऐड करने से क्या बन रहा है, वाटर ऐड करने से मेरे पास बना NH4OH और साथ में HCl। अब ये मैंने प्रोडक्ट कैसे लिखा है, ये एक तरीका होता है, मेथड होता है रिएक्शन बनाने का, जो कि जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपको नहीं पता तो उस मेथड को आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से आपको यूज करना है, ये प्रोडक्ट्स कैसे बने हैं। तो हेडिंग है उसकी, हाउ टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब देखिए ये बन गया। अब अगर आप देखें तो ये क्या है मेरे पास में, वीक बेस, दिस इज योर वीक बेस, व्हाइल दिस वन इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड, तो ऑब्वियसली सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट। यानी NH4Cl क्या है, इसका एक एग्जांपल जो कि क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। चलिए अब बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं। बेसिक सॉल्ट में एग्जांपल मान लीजिए मैंने कंसीडर किया CH3COONA, ये मेरा क्या है, बेसिक सॉल्ट, दिस इज आवर बेसिक सॉल्ट। कैसे पता लगेगा कि ये बेसिक सॉल्ट है, देखिए एग्जांपल में मान लीजिए CH3COONA जो है, आपने सिर्फ इसके अंदर क्या ऐड करना, वाटर ऐड करना। चलिए जी मैंने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद में मेरे पास में जो प्रोडक्ट बना वो बना CH3COOH
और मेरे पास जो साइड प्रोडक्ट बना वो बना NaOH। अब NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि CH3COOH क्या है, एक वीक एसिड है। तो अगर ये वीक एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो कौन सा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया, बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट क्या बना आपका, बेसिक सॉल्ट। लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो या दोनों ही वीक हो तो क्या बनेगा, न्यूट्रल। देखिए ध्यान से, मान लीजिए HCl क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों की रिएक्शन से क्या बना, NaCl, साइड प्रोडक्ट में क्या बन गया, वाटर। तो ये जो बना अब हमारे पास में, ये क्या है आपका, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। या इसका रिवर्स आप करके देख सकते हैं, जैसे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं किसी भी सब्सटेंस की। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास में NaCl की मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, न्यूट्रल सॉल्ट है, मैं इसमें वाटर ऐड करके देखता हूं। वाटर ऐड करने से OH उसको दिया तो क्या बना, NaOH, और Cl उसको दिया तो क्या बना, HCl। यानी क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और दूसरा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकेंड वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब ये क्या हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट। यानी इस तरह से हम लोग को पता लगता है कि कोई भी जो सब्सटेंस हमारे पास में है उसका नेचर एसिडिक है, या उसका नेचर बेसिक है, या उसका नेचर न्यूट्रल है। देखिए इसका जो ब्लू कलर आ रहा है इसके पीछे क्या रीजन है, इसके ब्लू कलर के पीछे रीजन है कि इसके क्या है, बेसिक, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो आई होप इट इज क्लियर। यानी जब भी आपको सॉल्ट का नेचर नोट डाउन करना है तो आपको सिर्फ उसके अंदर वाटर को ऐड करके टेस्ट करना। चलिए सॉल्ट्स की कैटेगरी में नंबर 1 सॉल्ट जो हमारे पास आ गया, दैट इज NaCl, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। जरा देखिए पिक में, जो बिल्कुल ये वही सॉल्ट है जिसे आप लोग घर के अंदर खाते हैं, खाने में डाल के। तो कहाँ यूज करते हैं, फूड के अंदर। और जनरली इसको कहाँ से निकाला जाता है, सी वाटर से। सी वाटर से कैसे, देखिए सी वाटर में कम से कम 2.7 से लेके 2.9% तक आपके पास क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, जिसको हम लोग इवेपोरेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर। लेकिन उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ ये सारी की सारी इंप्योरिटीज भी इकट्ठी प्रेजेंट होती हैं। तो इनके साथ इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। इसी वजह से इस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट के अंदर कुछ कलर्ड इंप्योरिटीज भी दिखाई देती है, विच इज लाइक ब्राउनिश और पिंक इन कलर, जो कि ये दोनों इंप्योरिटीज की वजह से वो पिंक कलर रॉक सॉल्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई भी देता होगा। लेकिन NaCl यूं ही नहीं है, यूजलेस नहीं है, हम लोग इससे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। देखिए इस चैप्टर में आगे जो ज्यादातर कंपाउंड है NaCl, इनके लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। जैसे सबसे फर्स्ट क्या आ गया हमारे पास में, NaOH। तो इस सॉल्ट सेकंड क्या आ गया, बेकिंग सॉल्यूशन सोडा। में मैंने जैसे लिटमस पेपर को बेकिंग सोडा NaHCO3। यहाँ पे अगर आप थर्ड क्या आ गया, वॉशिंग सोडा Na2CO3। देन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब आप कहोगे यहाँ तो सोडियम ही नहीं है, तो सोडियम नहीं है तो भैया क्लोरीन तो है। हम लोगों ने बात की है NaCl की, तो इनमें Na है, इसमें भी Na है, थर्ड में भी Na है, लेकिन फोर्थ में Cl तो है, तो वह आ जाएगा। तो इन सब से हम लोग इस तरह से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब पॉइंट ये देखते हैं, NaOH से शुरुआत करते हैं। देखिए NaOH की प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं, NaOH की प्रिपरेशन के लिए को देखिए थोड़ा ध्यान से, NaOH को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो इस कॉस्टिक सोडा को जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। देखिए कैसे, इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखिए इस क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर क्या होने लग रहा है, इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो NaCl है इसी को एक्वस फॉर्म में, एक्वस क्यों, क्योंकि पानी में घोलना पड़ेगा, इसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। जब आप पानी के अंदर घोल लेते हैं NaCl को तो इसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इस ब्राइन सॉल्यूशन को जैसे ही मैंने क्या कराया, इलेक्ट्रोलाइज कराया। अब ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइज अगर कराया है तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसमें, एक्वस है, तो ऑब्वियसली पानी भी है। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने से पहले ऐड
few drops of acid in it, acid in it। इससे क्या होगा, प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलाइसिस का थोड़ा फास्ट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, देखिए कौन कौन से आयंस बने, एक तो मेरे पास बना Na, दूसरा बना Cl नेगेटिव, एक्वस सॉल्यूशन था तो एक बना H पॉजिटिव और दूसरा बना OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीजें बन गई मेरे पास। यहाँ जो Cl नेगेटिव है उसने क्या बना दी, क्लोरीन गैस। कहाँ बनाई, एट एनोड, एनोड पे पहुंच गया ये। वहीं पे हाइड्रोजन जो थी ये पहुंच गई कैथोड के ऊपर, ये कहां पहुंच गई, एट कैथोड, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। अब जो बच गया वो क्या बचा, Na और क्या बचा, OH, और इनके कॉम्बिनेशन से जो बच गया, जो नीचे सेटल कर गया, वो क्या बचा, NaOH। क्या बचा वहां पे, NaOH। तो इस प्रोसेस का जो हम लोग नाम देते हैं वो क्या होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब जरा इसकी एक एक्टिविटी देखिए कि कैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस वहां से रिलीज हो रही है। मैंने भी एक छोटा सा सेल बना के कोशिश की इलेक्ट्रोलाइसिस कराने की, चेक कीजिए। यस, अब आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि जहां पे मैंने आयरन नेल रखी है वहां से हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो रही है, दूसरी आयरन नेल से क्या होता है, क्लोरीन गैस वहां से लिबरेट होने लग रही है। इसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको यहीं पे छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ठीक है, ये सारी चीजें बन गई, आई होप इसमें तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगी है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ गई हमारे पास में, वो ये आई कि यहाँ 3 केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर हो गया, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, और थर्ड क्या आ गया, NaOH। इनके यूजेस देखते हैं, इनके यूजेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NaOH से। NaOH को क्या बोलते हैं हम, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। तो इसको कहां यूज करते हैं, सोप मैन्युफैक्चरिंग में। यानी जो सोप बनाने वाले होते हैं ना, साबुन बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती है, वो NaOH को सोप बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज करती हैं, ऐड करती है वहां पे सोप की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर NaOH को, तभी जाके वो इसको प्रिपेयर कर पाती है। और इसको कहां यूज करते हैं, पेट्रोल को साफ करने में। तो पेट्रोल को साफ करने में, तो मैं इसको लिख देता हूं पेट्रोलियम रिफाइनिंग, वर्ड यूज कर देता हूं इसके लिए, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अगर मुझे पेट्रोल को साफ करना है तो मैं इसको वहां पे, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो कॉटन होती है ना, जो कॉटन का फैब्रिक हम लोग कॉटन से निकालते हैं, उसके अंदर भी इसको यूज करा जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ फैब्रिक। किसका भाई, कॉटन का जो फैब्रिक है, उसके अंदर मैं इसको क्या करूंगा, वहां पे यूज करूंगा। इसके बाद इसका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज आ गया हमारे पास। अगर मुझे कहीं पे प्योर फैट या ऑयल बनाना है, प्योर फैट एंड ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है, प्योर फैट या ऑयल की अगर मुझे कहीं पे प्रोडक्शन करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो वहां पे मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूं आराम से। साथ ही इसको कहां यूज करते हैं, रिफाइन बॉक्साइट की एक्सट्रैक्शन में, यानी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। एल्यूमिनियम की ओर होती है ये बॉक्साइट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। सेकंड पे हम लोग मूव करते हैं हाइड्रोजन गैस के अंदर। देखिए हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग यूज करते हैं, नंबर 1 यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनसैचुरेटेड फैट। देखिए जो वनस्पति ऑयल होता है, जैसे मैं उसकी ट्रीटमेंट हाइड्रोजन के साथ कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, ये किसके अंदर चेंज होता है, वनस्पति घी के अंदर चेंज हो जाता है। यानी यहां ये किस फॉर्म में था, अपनी ऑयल फॉर्म में था, अपनी लिक्विड फॉर्म में था, और जबकि यहां पहुंच के वो किस फॉर्म में चेंज हो चुका, अपनी सॉलिड फॉर्म में। ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो चुका है। और कहां यूज करूंगा, एज अ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट के अंदर फ्यूल के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूं, रॉकेट्स। वैसे तो आजकल कार जो है वो भी इसी के ऊपर बनाने लगे हैं, ठीक है, तो कि भाई किसी तरह इसके ऊपर रन कराया जा सके हम लोग रॉकेट फ्यूल में, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। मैं इसको यहां लिख देता हूं,
NH3 की प्रोडक्शन में यूज करेंगे, इसे अमोनिया बोलते हैं। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आ गया कौन सा, क्लोरीन गैस। देखिए Cl2 गैस, इसके यूजेस भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो क्लोरीन गैस है, ऑब्वियसली देखिए जैसे आप क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हो तो ऑब्वियसली बात है वाटर से रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन बड़े काम की चीज है। कैसे, सबसे पहला इसका जिन भी सब्सटेंसेस से नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, सबसे पहला यूज आ गया ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जितने भी कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, या कपड़ा है कोई कलर्ड सब्सटेंस के ऊपर, कलर्ड सब्सटेंस के ऊपर जैसे ही आपने नेसेंट ऑक्सीजन डाला वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। यानी ये एक तरीके से ब्लीचिंग कर रहा है, ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करने लग रहा है वहां पे जो क्लोरीन गैस है। ठीक है, इसके बाद जो क्लोरीन गैस है और भी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे स्टरलाइज करने में कोई चीज यूज करेंगे स्टरलाइजेशन के लिए। जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल से मैंने अगर क्लोरीन गैस को पास कर दिया तो जितने भी जर्म्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगे, सारी की सारी वहां पे मर जाएंगी, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगी, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। फिर मैं इससे और क्या प्रिपेयर करा सकता हूँ, क्लोरीन गैस के साथ मैं HCl की भी प्रिपरेशन करवा सकता हूँ। और HCl के आगे बहुत सारे यूज होते हैं, तो HCl की प्रिपरेशन और उसके यूजेस भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की, सॉल्ट नंबर 3, दैट इज NaHCO3। थर्ड सॉल्ट नंबर 3 आ गया हमारे पास में NaHCO3। अब मूव करते हैं सॉल्ट नंबर 3 के ऊपर, दैट इज बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। देखिए बड़े एक आसान से तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने NaCl में वाटर, CO2 और अमोनिया गैस ऐड करनी है। देखिए क्या होगा कि जैसे आप अमोनिया की रिएक्शन वाटर और CO2 से कराते हैं तो इमीडिएटली ये क्या बनाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट अपना NH4HCO3। ये क्या बनाता है अपना, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट में आपने जैसे ही NaCl ऐड किया तो इस वाले पार्ट को डिस्प्लेस कर देगा Na, तो ऑब्वियसली यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो NH4Cl ही बनेगा दोनों ने, और यहाँ क्या बन जाएगा, NaHCO3। तो दिस इज हाउ द NaHCO3 इज फॉर्म। और ये इमीडिएटली वहीं पे बाहर निकल आता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बड़ी कम होती है वहां पे। तो बिकॉज ऑफ लो सॉल्युबिलिटी इट गेट क्रिस्टल आउट, वहां से हम NaHCO3 को बाहर निकाल लेते हैं। अब NaHCO3 की अगर प्रॉपर्टी देखें तो व्हाइट कलर का क्रिस्टल सॉलिड होगा, देखा भी होगा आप लोगों ने किचन के, अगर नहीं देखा तो अभी देखिए जरा पिक के अंदर, बिल्कुल ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आराम से घुल सकता है। उसके बाद माइल्ड कोरोसिव बेस है, बिल्कुल बेसिक नेचर का भी अभी हम लोगों ने देखा था कि एसिड के ऊपर ये आराम से न्यूट्रलाइज कर पा रहा था वहां पे। एक्शन ऑफ हीट में अगर मैं देखूं NaHCO3 को अगर मैं हीट करता हूं तो ये चेंज हो जाता है Na2CO3 के अंदर, साथ में क्या बना CO2, साथ में क्या बन गया वाटर। तो ये रिएक्शन बड़ी काम की है क्योंकि यहाँ से गैस क्या रिलीज हो रही है, CO2। तो इसके बेसिस पे कुछ यूजेस और बन जाते हैं। नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन जो ये CBSE पूछता है दैट इज क्रिस्पी पकोड़ास। क्रिस्पी पकोड़ास। अब क्रिस्पी पकोड़ा कैसे, आपने डाला पकोड़े के अंदर बेसन और ये सारा कुछ मिक्सचर डाल के, तो जैसे आपने उसको ऑयल में डाला फ्राई करने के लिए तो CO2 गैस वहां से हीट की वजह से निकलने लगी और वो उसकी वजह से क्या हो गया, क्रिस्पी हो गया। सेम प्रोसेस विद द बेकिंग, जब आप बेक करते हो किसी चीज को तो यही प्रोसेस, वो जो CO2 गैस निकलती है यही प्रोसेस वहां करता है। अगर मैं देखूं सेम प्रोसेस वो बिस्किट वाले क्वेश्चंस में भी CBSE के यूज होता है। बिस्किट्स वाले क्वेश्चन में कैसे कि भाई वो कोई गर्ल है, ऑब्वियसली वो हीट करने वो बिस्किट्स बना रही है, शी फॉरगॉट टू ऐड सम इंग्रेडिएंट, वो काफी हार्ड बन गए, तो वो एक्चुअल में क्या भूल गई है, NaHCO3 भूल चुकी है, क्योंकि NaHCO3 को हीट करके जो Na2CO3 गैस निकलनी है वो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। और यूजेस क्या है इसके, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज कर सकते हैं। देखिए बेकिंग पाउडर क्या चीज है, देखिए बेकिंग पाउडर होता है कि जब मेरे पास में NaHCO3 है, मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ऐड कर दिया, या कुछ बुक्स इसको सिट्रिक एसिड भी लिख सकती हैं कि सिट्रिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं। क्यों, देखिए NaHCO3 जब आप खाएंगे तो ये बेसिक सॉल्ट है,
बेसिक सोल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, बेस प्रोड्यूस करेगा, इससे आगे गड़बड़ होने के, इनडाइजेशन के चांसेस रहेंगे। तो टार्ट्रिक एसिड क्या करेगा, वो जो पीएच इसने राइज किया है उस पीएच राइज को बैलेंस कर देगा टार्ट्रिक एसिड। उस पीएच राइज को कौन बैलेंस कर देगा, टार्ट्रिक एसिड। तो इसीलिए इसको बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्या आ गया, एंटासिड। एंटासिड यानी एंटी एसिड, नाम से पता लग रहा है एसिड के अगेंस्ट। यानी अगर कभी पेट में मान लीजिए HCl का अमाउंट बढ़ गया, यानी एसिडिटी बढ़ चुकी है, तो जैसे ही आप उसके अंदर NaHCO3 को ऐड करोगे, जैसे आपने क्या किया उसके अंदर NaHCO3 को ऐड किया, तो NaHCO3 ने यहाँ से NaCl बना दिया, यहाँ से H और HCO3 के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया, NaCl, साथ में H2O और साथ में CO2 गैस। तो यानी जो एसिड था उसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी दैट्स हाउ इट एक्ट एज एन एंटासिड एज वेल। एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर क्या, आप पानी के अंदर इसको डाल दीजिए NaHCO3 को, इससे जो CO2 गैस रिलीज होगी पानी के अंदर, वो इसको, और कैप को इमीडिएटली बंद करना है, कैप को इमीडिएटली बंद कर देना है। इससे जो CO2 प्रोड्यूस होगी वो अंदर ही रह जाएगी और वो क्या बन जाएगा, एरेटेड वाटर। सेम फिनोमिनन फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ पे NaHCO3 के साथ में एक नोजल इस तरह से बनाई होती है, उसके ऊपर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जैसे वो नोजल आप पुश करते हो, वो H2SO4 नीचे आ जाता है और नीचे कौन सा पाउडर होता है, NaHCO3। अब NaHCO3 एकदम से ओपन में आ गया H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या बन गया, Na2SO4, साथ में क्या बन गया, H2O, साथ में क्या बना, CO2। इस CO2 ने जहां पे फायर लगी हुई है वहां से सारी ऑक्सीजन गैस को एलिमिनेट कर देना है, और ऑक्सीजन गैस को एलिमिनेट करते ही ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा वहां पे फायर जो वो रुक जाएगी। तो आई होप इट इज क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ, दैट इज Na2CO3। अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2। अब ये 10H2 क्या चीज आ गई, अभी तक तो किस सॉल्ट में नहीं आई थी। ये 10H2 होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको अभी बस 2 मिनट रुक जाइए, इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं पूरे टॉपिक को ही। देखिए इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, वही सेम मेथड जो अभी कराया था NaHCO3 की प्रिपरेशन में, वही यूज होगा। और इस पूरे मेथड का नाम क्या होता है, सॉल्वेज प्रोसेस। इस पूरे मेथड का नाम है सॉल्वेज प्रोसेस। अब ये जो सॉल्वेज प्रोसेस देखिए, वही NaCl, H2O, NH3 और CO2 के मिक्सचर से हमारे पास अभी पिछले उसमें ही NaHCO3 बना था। NaHCO3 को अगर याद हो क्रिस्पी पकोड़ा वाले सेक्शन में बताया था कि अगर मैं हीट करूं इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3, साथ में CO2 एंड H2O। अब अगर मैं इसको पानी के अंदर ऐड कर दूं तो पानी में ऐड करके ये क्या बना देगा, Na2CO3.10H2O, जिसे मैं क्या नाम देता हूं, वॉशिंग सोडा। तो बड़ी आसान सी प्रिपरेशन है जो कि मिस्टर सॉल्वेज ने हम लोग को बताई थी। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, देखिए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसे हीट करते हो तो हीट करने पे इससे क्या होता है, यहां पे Na2CO3 को हीट करते हो तो ऑब्वियसली जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उड़ जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे, गायब हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने उसको सिर्फ ओपन एयर में छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए तो 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ेंगे, लेकिन एक बच जाएगा। लेकिन ये एक्सपोजर ऑफ एयर है, यानी इसको हीट तो नहीं किया, यानी टेम्परेचर जो है वो बिलो 373 केल्विन है। तो ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कई बार सीबीएसई कि अगर टेम्परेचर बिलो है तो क्या, और टेम्परेचर अबोव है तो क्या। तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बन जाते होते हैं। अब अगर देखिए पानी में आराम से घुल सकता है, देखा भी होगा, जो डिटर्जेंट होते हैं, जो सर्फ होता है, वो आराम से पानी के अंदर घुल जाता है, जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और पूरे पानी का नेचर क्या होता है, अल्कलाइन हो जाता है। जरा चेक कीजिए ये एक्टिविटी। अब आप लोगों ने देखा कि पीएच पेपर ने किस तरह से अपना रंग चेंज कर लिया, तो इससे पता लगेगा कि कितना ज्यादा ये मतलब पानी को क्या करता है, बेसिक करता है। यूजेस देखते हैं जी। यूजेस सबसे पहले सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग से मतलब क्या, पानी तो पहले सॉफ्ट है नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, पानी 2 कैटेगरी का होता है। एक जो सॉफ्ट के साथ तो झाग बना लेते हैं, और दूसरा जो सॉफ्ट के साथ झाग नहीं बना सकते, जो लेदर फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं उन्हें बोलते हैं हम हार्ड वाटर, और जो लेदर फॉर्मेशन देते हैं उन्हें आप नाम देते हो सॉफ्ट वाटर। तो 2 तरह के वाटर हमारे पास आ गए, एक आता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा आता है हमारे पास में हार्ड वाटर। तो अब
जो ये सोप होती हैं, सोप तो हार्ड वाटर के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं देती, वो झाग नहीं बना पाती, लेकिन डिटर्जेंट आराम से बना देता है। तो हम वाटर की हार्डनेस की चेकिंग के लिए इसको यूज नहीं करते। देखा भी होगा कई बार जो नदी है, तालाब का पानी कहीं लेडीज ले आती है, कुएं का पानी ले आती है, नल के पानी ले आते हैं, उसे कपड़े आराम से नहीं धुलते हैं, लेकिन अगर वो डिटर्जेंट डाल दे तो आराम से धुल जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो पानी को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, वाटर की क्या करता है, सॉफ्टनिंग कर देता है वहां पे। अब अगर पानी को सॉफ्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं इसको कपड़े धोने में भी यूज करता हूँ, लॉन्ड्री में यूज कर सकता हूँ मैं इसको, क्लीनिंग एज अ क्लीनिंग एजेंट कपड़े धोने के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ वहां पे। अगर कपड़े की बात हो ही रही है तो यानी मैं इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज कर सकता हूँ। ऑब्वियसली कपड़े वाली इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही होती है जिसको हम के अंदर मैं इसे यूटिलाइज कर सकता हूँ वहां पे। इसके बाद बोरेक्स और ग्लास दोनों बनाने में, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7, बोरेक्स बनाने में, और जो ग्लास को हार्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो सोडियम कार्बोनेट को ही यूज करते होते हैं वहां पे। आई होप ये सारी यूजेस आपको क्लियर हो गए। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना कि जो Na2CO3 एंड K2CO3 का जो मिक्सचर होता है, इसे नाम दिया जाता है फ्यूजन मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन मिक्सचर। तो आई होप इट इज क्लियर कि फ्यूजन मिक्सचर क्या चीज होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर सॉल्ट के ऊपर। क्या आ गया, ब्लीचिंग पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्जाम्स के लिए, बड़े ध्यान से समझना। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए हम इसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, CaOH होल ट्वाइस, मतलब लाइम, स्लेट लाइम के अंदर जैसे मैंने क्लोरीन गैस डाली तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रिपेयर हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये मेरे पास क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन इसको प्रिपेयर किससे किया, स्लेट लाइम से, इसी वजह से इसका नाम एक और आ गया, क्लोराइड ऑफ लाइम। इसी वजह से इसका फोर्थ नेम क्या आ गया मेनली वहां पे, क्लोराइड ऑफ लाइम। अब ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए आप सबने ही ये देखा होगा, जनरली रंग काट वगैरह के नाम से आता है मार्केट में, कलर वगैरह को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते होते हैं। येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, देखा भी होगा, पाउडर सा होता है येलो से कलर का, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है क्लोरीन की इसके अंदर से। आप इसे खोलेंगे जैसे डब्बे को तो बड़ी गंदी से स्मेल आएगी, और वो मेनली किसकी, क्लोरीन गैस की, क्योंकि क्लोरीन गैस एटमॉस्फेयर से, मतलब आप ये लगा लो कि CaO के साथ ये जो Cl2 अटैच किया ना, बस जबरदस्ती चिपका ही हुआ है, ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होता, इसलिए क्लोरीन को छोड़ने की कोशिश में रहता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ठंडे पानी में डालो, मैंने क्या बताया, क्लोरीन को छोड़ देगा। अब क्लोरीन को छोड़ेगा तो जो लाइम है, जो CaO जो बच गया, वो अलग हो जाएगा, वो अलग होकर पानी में आ जाएगा, ठंडे पानी में। तो इसी वजह से कोल्ड वाटर गिव्स मिल्की सॉल्यूशन ड्यू टू फ्री लाइम प्रेजेंट इन इट, क्योंकि वो जो लाइम बाहर निकल के आया वो उसको क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। एक्शन ऑफ CO2, आप CO2 डालो, यहाँ पे CO2 इसके साथ क्लब हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CaCO3, और क्लोरीन गैस निकल जाएगा फिर से। आप इसमें एसिड डालो, एसिड डालते क्या होगा, CaCl2 बन जाएगा, और इधर से क्या बन जाएगा, आपका वाटर बन जाएगा, और जो बच गई क्लोरीन वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। यानी हर हल में जो CaOCl2 के जितने भी एक्शन है, जितने भी काम है, उन सब के लिए अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरीन गैस। अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरीन गैस। इसी वजह से इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग में। देखिए ब्लीचिंग में कैसे, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लोरीन जो है, जैसे आप वाटर के अंदर ऐड करोगे, यहां से इनका कॉम्बिनेशन अलग कर दो 2HCl बना के, लेकिन साथ में क्या रिलीज हो रही है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जहां आएगी, अगर कलर सब्सटेंस है तो उसको कलरलेस कर देगी। यानी किसी भी चीज के कलर को रिमूव करने के लिए हम इस क्लोरीन गैस को, इस नेसेंट ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। वी यूज इट एज अ डिसइंफेक्टेंट। देखिए जब पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, और जो इसकी स्किन है इसमें क्या कर देगा, होल कर देगा। इस तरह से ये होल हो गए, देखो स्किन के अंदर, और जैसे इसके स्किन में होल हुए तो जितना मटेरियल बेचारे का बाहर गिर जाएगा, निकल के, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, बैक्टीरिया। यानी मैं इसकी वाटर की इससे स्टरलाइजेशन भी कर सकता हूँ। इसके बाद क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3, ये लो, क्लोरीन ही क्लोरीन है, तो इसके लिए क्लोरीन कहां से आएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से। तो यानी क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सॉल्ट के ऊपर। चले जी, मूव करते हैं सॉल्ट्स के लास्ट टाइप के ऊपर। POP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। और कई बुक्स इसको ऐसा करती है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्वाइस इसका कर दिया, H2O को सिंगल छोड़ देती है।
अब कैसे प्रिपेयर करना है? इट इज मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। देखिए जिप्सम जो होता है उसका फॉर्मूला आता है CaSO4.2H2O। जैसे आप इसको हीट करो, याद रखना टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 373 एग्जैक्टली इस पे हीट किया तो ये बनाएगा CaSO4.12H2 बाय द एलिमिनेशन ऑफ 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2। यानी यहां से आपके पास सीधा सीधा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP प्रिपेयर हो गया यहां से। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर इससे ऊपर निकल गया 373 से, देन क्या होगा कि CaSO4.2H2O इसके अंदर चेंज हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर जो कि किसी काम का नहीं है फिर। तो याद रखना टेम्परेचर बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज देखिए, आप सबने देखा होगा, जितने भी ये रूफ सीलिंग फॉल सीलिंग होती है सारी की सारी व्हाइट, जनरली से व्हाइट कलर के पाउडर से बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं POP। काम क्या होता है? इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। लेकिन जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो कंटेनर को गर्म करेगा या बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी हीट भी करेगा साथ ही साथ। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर मैं इसको वाटर के अंदर मिक्स कर दूं, वाटर के अंदर मिक्स होने से ये क्या होगा? एक हार्ड मास में चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए पानी में ऐड करती इसने क्या करना है? 3/2H2O को अपने साथ क्लब करा लेना है। CaSO4.12H2O पहले से था, इसने क्या किया? अपने साथ 3/2H2O को और क्लब कराया और अपने आप को वापस जिप्सम में यानी एक हार्ड मास में कन्वर्ट कर देगा। यानी जिप्सम उस टाइम पे पाउडर फॉर्म में नहीं बल्कि एक हार्ड मास में बन चुका होगा। अब कहां यूज करें हम इसको टॉयज बनाने में यूज कर लो, पॉटरी बनाने में यूज कर लो, सेरेमिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज कर लो। बच्चों के खिलौने देखा भी होगा, पुराने टाइम में भी काफी आया करते थे, हाथी घोड़े से बना के उसके ऊपर कलर कर देते थे, वो मेनली POP के ही बने हुआ करते थे। स्टैचूज बनाने हैं, कई मॉडल्स बनाने हैं, ये सारी की सारी चीजें किससे बनती हैं? POP से। जितने भी रूफ सीलिंग है, फॉल सीलिंग है, जितने भी हम लोग सीलिंग करते हैं वो सारी की सारी भी किससे होती है? POP से। जितने भी फ्रैक्चर्ड बोन है, किसी की हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए बोन के अंदर, तो क्या करते हैं? देखा भी होगा, प्लास्टर एक व्हाइट से कलर का ऊपर चढ़ा देते हैं, वो भी किसका होता है? POP का। देखा भी होगा, वो बना के फिर उसके ऊपर अटैच कर देते हैं, फिर उसके ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा हीट कर देते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन्स में फायर प्रूफ मटेरियल जहां लगा बनाना हो वहां पे आपको कैल्शियम यानी कि POP आपको यूज करना ही पड़ेगा फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। अब चलते हैं जी चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? देखिए अभी तक हम लोगों ने जो इस चैप्टर में पढ़ा वो तो कॉपर सल्फेट जिसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच थे, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्या था? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10H2 आगे डेकाहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई, डेका, पेंटा, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। हेक्सा 6 के लिए, पेंटा 5 के लिए, डेका 10 के लिए, डाई उसके क्या कहते हैं 2 के लिए, मोनो 1 के लिए, इस तरह से। तो ये है क्या चीज? देखिए अगर मान लीजिए ये मेरे वाटर के कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सॉल्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो देखिए सॉल्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके साथ अपने आप को अटैच कराना शुरू कर देते हैं इस तरह से, बाय द हेल्प ऑफ अ स्पेशल बॉन्ड जिन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, वो थोड़ा हायर क्लासेस की बात हो जाती है। तो मान लीजिए अगर ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, तो जो इसके एम्प्टी जगह है, मतलब जो और देखिए शेल होती है, शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल में जो खाली जगह है वहां जाके वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को सेटल कराना स्टार्ट कर देते हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली जब सेटल करते हैं तो दे आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। वो वापस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं? सॉल्ट की फॉर्म में, मतलब एक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सॉल्ट नहीं तो एग्जैक्टली एक कंपाउंड की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन खास बात यह है कि ये वाटर मॉलिक्यूल उसको कलर प्रोवाइड करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कलर प्रोवाइड करने लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका कलर क्या आ गया हमारे पास में? ब्लू। यहां पे एग्जैक्टली कोई कलर नहीं आया, एक एक्सेप्शनल केस मान लो CaSO4.2H2O, इसका जनरली क्या आ गया? थोड़ा ग्रेइश टाइप में कलर आ गया। जैसे FeSO4.2H2O मान लो, इसका कलर क्या हो गया? ग्रीन हो गया वहां पे, है ना। तो इस तरह से क्या है, कलरेशन ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर टेक पार्ट करने लग रहे हैं, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसे आप क्या नाम देंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी एक बेसिक एक्टिविटी देखिए, जरा समझिए इसको।
देखिए जैसे जैसे मैं इसको हीट कर रहा हूँ, हीट करने की वजह से जो ब्लू कलर है वो वाइट में चेंज हो रहा है, क्योंकि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो वहाँ से रिमूव होने लग रहे हैं। और जितना ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम रिमूव करेंगे वैसे वैसे कलर क्या होता जाएगा, वाइट होता जाएगा। अगर आप देखें तो हीटिंग के ऊपर जो कलर है वो ज़्यादा वाइट होने लग रहा है। और कारण क्या है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होने लग रहा है, लूज होने लग रहा है यहाँ से। तो अगर मैं इसको एक्सेसिव हीटिंग दूंगा तो एक्सेसिव हीटिंग की वजह से इसका कलर और ज़्यादा वाइट होता जाएगा। देखिए पानी के अंदर क्या होता है, जैसे मैं इसको वाटर के अंदर ऐड करता हूँ टैप वाटर में, ऑन अ सिंगल ड्रॉप, देखिए क्या होता जा रहा है, इसका कलर जो है ऑटोमेटिकली क्या होता जा रहा है, ब्लू होता जा रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस आने लग रहे हैं। देखिए मैंने कॉपर सल्फेट को जैसे हीट किया तो हीट करने पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जो उसका ब्लू कलर था वो व्हाइट में चेंज हो गया। अब जरा दोबारा से देखिए, मैं इसको वापस होता जाएगा। देखिए पानी के अंदर क्या होता है, जैसे मैं इसको वाटर के अंदर ऐड करता हूँ टैप वाटर में, ऑन अ सिंगल ड्रॉप, देखिए क्या होता जा रहा है, इसका कलर जो है ऑटोमेटिकली क्या होता जा रहा है, ब्लू होता जा रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस आने लग रहे हैं। रखने के बाद देखिए जैसे मॉइस्चर के कांटेक्ट में है वापस इसने ब्लू कलर गेन कर लिया। तो इससे क्या पता लग रहा है कि एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर भी एक चीज, तो ये पता लगी। और दूसरा ये पता लग रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो कॉपर सल्फेट के अंदर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन, यही कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप व्यूअर्स आप सबको ये वीडियो से काफी ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिली होगी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की। तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजें जितना हो सकता है। थैंक यू।